371 कभी अलग नहीं। मुझे पसंद है कि अध्यायों की रिलीज में कितनी टिप्पणियां हैं। आप सभी को ऐसी टिप्पणियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उन अजीब हिंदी टिप्पणियों के लिए जिनका मैं हमेशा शुक्रिया बहुत अच्छा के साथ जवाब देता हूँ। प्रत्येक टिप्पणी का जवाब देना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, खासकर जब मैंने हाल ही में अपनी इंटर्नशिप शुरू की है, जिसके कारण मुझे अनुवाद सहित हर हफ्ते 12 घंटे काम करना पड़ता है। आशा है आप समझ सकते हैं। स्माइली फेस। अध्याय 1/8। यदि आप चाहें तो हमारे पैट्रन के माध्यम से हमें समर्थन देने के लिए स्वतंत्र महसूस करें और जल्दी से 35 अध्यायों तक पहुंच प्राप्त करें। श्री जिंदल ने शिवा को देखा, जिन्होंने जोर से हंसने से पहले अपने चेहरे पर विस्मय प्रकट किया। इस बूढ़े व्यक्ति से नफरत न करें कि वह आपके सामने बेशर्मी से घुटने टेक रहा है। मैं आपके दादा के रूप में नहीं, आपके बड़े के रूप में नहीं, और निश्चित रूप से एक मूर्ख सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी के रूप में नहीं आता हूँ। मैं आपके सामने इसलिए घुटने टेक रहा हूँ ताकि आपको धन्यवाद दूँ, आपके बलिदान के लिए, जिसने जिंदल परिवार में सैकड़ों लोगों की रक्षा की। ये कम से कम वह है जो परिवार आपका ऋणी है। हालांकि घुटने टेकने से कुछ नहीं बदल सकता, मुझे उम्मीद है कि कम से कम मैं खुद को बेहतर महसूस कर सकूं। जैसे ही उन्होंने बोलना खत्म किया, श्री जिंदल धीरे धीरे खड़े हुए, आत्मविश्वास के साथ सीधे खड़े हो गए। वह अपने इस कृत्य से बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं थे, बल्कि बहुत आराम से दिख रहे थे। शिवा हंसने से खुद को रोक नहीं सके। क्या आपको लगता है कि इसके बाद मैं आपको स्वीकार कर लूंगा? श्री जिंदल ने सिर हिलाया। निष्ठा से उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद नहीं है कि आप हमें, अपने परिवार के सदस्यों को, सिर्फ इसलिए स्वीकार करेंगे क्योंकि मैंने घुटने टेक दिए। मैंने पहले कहा था, और मैं दोहराऊंगा, आपके दादा होने के नाते, आपके बड़े होने के नाते, मुझे कभी नहीं लगा कि मुझे आपके सामने घुटने टेकने की जरूरत है, चाहे मैं कितना भी दोषी महसूस करूं। किसी के पास अपने पोते के सामने घुटने टेकने का कोई कारण नहीं है। साथ ही कुछ विवादास्पद है, जो मुझे उचित लगता है। परिस्थितियों के बावजूद माता पिता को कभी ऐसा नहीं महसूस करना चाहिए कि वे अपने बच्चों के प्रति एहसानमंद हैं, क्योंकि कहा जाता है कि बच्चा अपने माता पिता के बिना पैदा नहीं हुआ होता। हालांकि आपके माता पिता ने आपको नहीं पाला, लेकिन वे वही थे जिन्होंने आपको जन्म दिया। भले ही आपने उसके बाद बहुत कष्ट सहे, आप इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते कि आप उनकी वजह से अब जीवित हैं। इसके अलावा उन्होंने कभी आपके लिए कष्ट सहने का इरादा नहीं किया। आपको जन्म देना पहले से ही एक बड़ा जोखिम था जिसे उन्होंने सहने का फैसला किया। आप उनसे नफरत कर सकते हैं, लेकिन आप इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते कि वे आपके माता पिता हैं, और आप यह नहीं भूल सकते कि उन्होंने आपको जीवन दिया है। शिवा चुप रहे। वह श्री जिंदल का खंडन करने के लिए कुछ कहना चाहते थे, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि उनके पास ऐसा करने का कोई कारण नहीं था। शायद अपने दिल की गहराई में उन्होंने वास्तव में अपने रिश्तेदारों के साथ अपने संबंधों को पूरी तरह से नहीं काटा था। अन्यथा उन्होंने सरिता जिंदल को उनसे भीख न मांगने और अर्जुन को दया दिखाने के लिए नहीं कहा होता। शिवा को पता था कि भले ही उन्हें दूसरों द्वारा देवता के रूप में संदर्भित किया जाता था, वह अगले व्यक्ति से ज्यादा मानव नहीं थे। ये सिर्फ इतना था कि वह कुछ ऐसी चीजें करने में सक्षम थे जो आम लोग नहीं कर सकते थे। उनकी मानसिकता एक इंसान की थी, जिसमें 7 भावनाएं और 6 इच्छाएं थीं। अनुवादक नोट: 7 भावनाओं और 6 इच्छाओं में आनंद, क्रोध, दुख, चिंता, भय, स्नेह और वासना, घमंड, गरिमा, सुखद ध्वनियां, अच्छा जीवन और कामुक सुख शामिल हैं। वह अभी भी युवा थे, हालांकि उनके पास कई अनुभव थे, जिसका मतलब था कि उन्होंने बहुत कुछ किया था। फिर भी भावनाओं के सामने आने पर वह परिपक्व थे। वह दूसरों से प्यार करते थे और साथ ही दूसरों द्वारा दिखाए गए प्यार का आनंद लेते थे। उसी तरह वह हर किसी की तरह नफरत और गुस्सा भी रखते थे। वह तान्या को सिखाते थे कि अपने माता पिता के खिलाफ शिकायत रखना समय और प्रयास के लायक नहीं है। भाग्य ने एक बच्चे को विशिष्ट माता पिता द्वारा जन्म देने में बड़ी भूमिका निभाई। चीजों की भव्य योजना में किसी की पीड़ा और हताशा इतनी महत्वहीन है कि इस पर विचार करना बेतुका होगा। हालांकि लोग होने के नाते वे अक्सर खुद पाखंडी थे। तान्या को पढ़ाना एक अलग मुद्दा था। उनकी स्थिति माता पिता और बच्चों के बीच एक तर्क के रूप में इतनी सरल नहीं थी। श्री जिंदल को लगता था कि उन्होंने वह सब कुछ कह दिया था जो वह कहना चाहते थे। बुजुर्ग महिला को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने कमरे से बाहर जाने की योजना बनाई। जब वे अंजलि रावत के पास से गुजरे, श्री जिंदल मुस्कुराए और बोले, अंजलि, तुम्हें डराने के लिए खेद है। मैं ठीक हूँ। अंजलि को नहीं पता था कि श्री जिंदल को क्या कहकर संबोधित करना चाहिए। तार्किक रूप से वह शिवा की पत्नी थी,
जिसने उन्हें श्री जिंदल की पोती बनाया, जिसका मतलब था कि उन्हें दादाजी कहना चाहिए। हालांकि वह उन्हें इस तरह संबोधित करने में सक्षम नहीं लग रही थी, इसलिए वह थोड़ा हकला गई। श्री जिंदल ने सिर घुमाया और शिवा से कहा, तुम्हारी माँ को अभी पता चला है कि तुम उनके बेटे हो। वह 20 साल से ज्यादा समय से तुम्हारी तलाश कर रही थी। उन्होंने तुम्हारे लिए अपने खेद को कम करने की उम्मीद में इतने सारे अनाथालय स्थापित किए। वास्तव में उनके ससुर होने के नाते मुझे लगता है कि वह एक दयनीय स्थिति में है। वह वास्तव में तुमसे मिलना चाहती है, लेकिन कुछ कारणों से उन्हें विक्रांत जिंदल ने अपने परिसर में हिरासत में लिया है। हालांकि मैं उनका पिता हूँ, लेकिन मैं उनके बीच के मामलों में कभी हस्तक्षेप नहीं करूंगा। यदि ये तुम्हारे लिए सुविधाजनक है तो मुझे आशा है कि तुम उस दयनीय महिला से मिलने जा सकते हो। बेशक यह सिर्फ एक बूढ़े व्यक्ति की इच्छा है। मुझे पता है कि उन्हें देखना तुम्हारे लिए दर्दनाक हो सकता है, इसलिए अपने लिए निर्णय लो। बोलने के बाद श्री जिंदल बुजुर्ग महिला के साथ नीचे चले गए। जब शिवा ने दाई माँ और अनन्या को श्री जिंदल को विदाई देते हुए सुना तो वह पीछे हट गए। अंजलि ने शिवा के भावहीन चेहरे को देखा, क्योंकि उन्होंने कुछ कहने की कोशिश की ताकि वह शिवा को सांत्वना दे सके। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि कहाँ से शुरू करना है। आखिरकार वह चुप रह गई। काफी समय बाद शिवा के होठों के कोनों में हल्की मुस्कान आई। उन्होंने अंजलि से कहा, अरे बेबी, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है जो तुम अपने पति से कहना चाहती हो। अंजलि को पता था कि शिवा ने अपनी सच्ची भावनाओं को छिपाने के लिए एक मुखौटा बनाया है। उन्होंने उनकी छेड़खानी को ठंडी नजरों से जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने गंभीरता से पूछा, तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? योजना क्या है? शिवा ने पूछा। श्री जिंदल ने पहले कहा था कि सरिता जिंदल को कमांडर विक्रांत जिंदल ने हिरासत में लिया है। तुम नहीं। अंजलि ने बोलना जारी नहीं रखा। उन्हें डर था कि शिवा पागल हो जाएंगे। जितना अधिक शिवा ने दिखावा किया कि वह ठीक है, उतना ही वह उनसे डर गई। ये बहुत अजीब है। शिवा धीरे धीरे अंजलि की चमड़े की सीट की ओर चले और नीचे बैठ गए। अपने शरीर को फैलाते हुए उन्होंने कहा, मैं सोच रहा था कि तुम क्या कहने वाली हो। पत्नी, तुम्हारा पति राजकुमार बन गया है। क्या अब तुम्हारे जोखिम भरे निवेश का भुगतान करने का समय नहीं है? शिवा ने अंजलि की ओर पलक झपकाए। अंजलि ने उनके मजाक को नजरअंदाज कर दिया। शिवा, कृपया ऐसा मत करो। मुझे पता है कि तुम बहुत बुरा महसूस कर रहे हो। तुम्हें क्या पता है? शिवा ने अंजलि पर शातिर तरीके से खड़े होकर उन्हें दीवार के खिलाफ दबा दिया। अंजलि सदमे में थी। उन्हें लगा कि शिवा अचानक एक जानवर में बदल गए थे, जो पलक झपकते ही उन्हें दीवार से धक्का दे रहा था। शिवा का चेहरा अंजलि के चेहरे के खिलाफ था। ये पहली बार था जब वह इतना क्रूर और हिंसक दिख रहा था। उनकी आंखों में लाल रंग का प्रकाश चमक रहा था, जैसे कि वे आग के धमाकों से जल रहे हों। शिवा की भुजाएं लोहे की दीवारों की तरह काम कर रही थीं, क्योंकि उन्होंने अंजलि के कंधों के खिलाफ दबाव डाला, जबकि उनकी उबलती गर्म सांसें अंजलि के चेहरे पर चली गईं। पहाड़ उलटने वाली भयानक गति ने अंजलि को महसूस कराया कि उनकी छाती को एक बोल्डर द्वारा दबाया जा रहा था, जिससे उन्हें सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। हालांकि अंजलि ने डर में नहीं दिया। अपने निचले होंठ को काटते हुए उन्होंने शिवा की आंखों में देखने के लिए अपनी सारी ऊर्जा इकट्ठा की। उनकी चमकदार सुंदरता को देखते हुए शिवा ने हंसते हुए कहा, महिला, क्या तुम्हें कोई अंदाजा है कि भोजन के लिए अलग अलग लाशें चुनना कैसा होता है? मैं तुम्हें बता दूं, ये वास्तव में चूहे के मांस से बहुत अलग नहीं है। अरे हाँ, तुम जैसे विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को पहले कभी इसे चखने का मौका नहीं मिला। फिर क्या तुम जानती हो कि 3 दिन तक लाशों के ढेर में मृत खेलना कैसा होता है? मैं तुम्हें बता दूं, केंचुओं से कई गुना बड़े मैगॉट्स और कीड़े तुम्हारी नाक में ड्रिल करेंगे और तुम्हारे कानों से बाहर आएंगे। क्या तुम जानती हो कि लैब चूहे की तरह व्यवहार किया जाना कैसा होता है? तुम्हारे शरीर में 10 से अधिक प्रकार की जैव रासायनिक दवाएं डाली जाती हैं। मैं इससे तुम्हें समझाता हूँ। ये बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसे तुम्हारे शरीर को भीतर से अनगिनत चाकुओं से खुरच दिया जाता है, जो हफ्तों तक चलता है और महीनों तक भी। क्या तुम जानती हो? शिवा को बोलना जारी रखने की अनुमति नहीं थी। अंजलि, जिनकी आंखें पूरी तरह खुली थीं और रक्त की गोली की तरह थीं, अचानक आगे झुकी और शिवा को उनके होठों पर चूम लिया। शिवा केवल इतना महसूस कर सके कि ठंडे, नर्म होंठ, जो चमेली की खुशबू उत्सर्जित कर रहे थे, एक दबंग और तड़क भड़क वाले तरीके से उनके सभी शब्द उनके मुंह से बाहर निकलने से रोक दिए गए। मैं बस जबरदस्ती उनके द्वारा चूमा गया। अंजलि की आंखें अभी भी खुली थीं। उनकी नजरें मिली
होंठ जुड़े और नाक छू गई। अंजलि की सांस तेज हो गई, जिससे उनकी घबराहट और भीतर का संघर्ष प्रकट हुआ। शिवा उनकी मीठी सांस में डूब गए। जल्द ही, हालांकि शिवा स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि अंजलि की आंखें धीरे धीरे आंसुओं से भर रही थीं। धीरे धीरे आंसुओं की 2 पंक्तियां उनके चेहरे पर अनियंत्रित रूप से बह गईं। जब से अंजलि ने उन्हें जोर से चूमा, उनके चेहरे कसकर एक साथ चिपके हुए थे, बीच में कोई अंतर नहीं छोड़ते। एक दूसरे के चेहरे के बीच शिवा महसूस कर सकते थे कि अंजलि के आंसू कितने गर्म थे। थोड़ी देर बाद, जब शिवा ने समय और अपने परिवेश की भावना खो दी थी, अंजलि ने धीरे धीरे अपने होंठ हटाए। वह हमेशा की तरह गंभीर लग रही थी, एक हिमखंड की तरह ठंडी। ठीक उसी तरह वह चुपचाप शिवा को चकित देख रही थी। मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में अभी बुरी भावनाओं की एक धार चल रही होगी। वास्तव में मैं भी उतना ही बुरा महसूस कर रही हूँ। अकेले रहने के बाद मैंने अपने जीवन को जिस तरह से जिया, उसे छोड़ दिया, और अपनी दादी ने जो कुछ भी पीछे छोड़ा था, उसकी रक्षा के लिए एक जहरीला बिच्छू बन गई। मेरे गैर जिम्मेदार पिता ने शराब पी और बाहर की महिलाओं के साथ खिलवाड़ किया, और लोगों को मुझे धमकाने, अपमानित करने और यहाँ तक कि मुझे मारने के लिए भेजा। मैंने आत्महत्या करने के बारे में सोचा, उनके साथ मरने के बारे में सोचा, उन्हें गायब करने के लिए सब कुछ सोचा, या खुद को मुक्त करने का एक तरीका। पागल होने पर मुझे दुख नहीं हुआ। मुझे भी लगा कि वह भाग्यशाली था कि वह केवल पागल हो गया था। हालांकि जब तुमने मुझे बताया कि वह मानसिक अस्पताल में मर गया, तो मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने खुद को नीचे देखा। उस रात मैंने प्रार्थना करना भी खत्म कर दिया कि वह अपने जीवनकाल में पीड़ित नहीं होगा। अंजलि ने अपने होठों को थोड़ा हिलाया। जैसे ही वह आंसुओं से भरी थी, उन्होंने बोलना जारी रखा, ये तुम ही थे जिन्होंने मुझे वह बनाया जो मैं पहले थी। इसलिए मुझे आशा है कि तुम मेरी गलती को नहीं दोहराओगे। उस आदमी को मरने के बाद उससे मिलने न जाने का पछतावा होगा। मुझे इस तरह दुख नहीं हुआ। भले ही तुम उस व्यक्ति को अपने दिल में स्वीकार न कर सको, इस दुनिया में विवाहित जोड़े तलाक ले सकते हैं, दोस्त अलग हो सकते हैं, सहकर्मी बदल सकते हैं, लेकिन माता पिता और बच्चे एक ऐसा बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। शिवा की आंखें साफ हो गईं। इस आकर्षक महिला को देखते हुए शिवा शांत होने में कामयाब रहे। जल्द ही शिवा मुस्कुराए और बोले, कोई आश्चर्य नहीं कि बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि महिलाओं के लिए जानकार होना अच्छी बात है। अंजलि उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं सुन सकी। उनकी आंखों में भ्रम की स्थिति थी। स्मैक! अचानक शिवा ने बिजली की गति से अंजलि के बाएं गाल पर चूमा। अंजलि ने विस्मय में पुकारा। उन्हें लगा कि उनके बाएं गाल को एक सक्शन कप द्वारा चूसा गया था। आह, कितना कोमल! ये तुम्हारे होठों की तरह ही चिकना और मुलायम है, शिवा ने प्रशंसा की, जबकि उन्होंने अपने होठों का स्वाद चखा। हंसते हुए उन्होंने अंजलि के शरीर को एक तरफ हटाकर अध्ययन कक्ष छोड़ने के लिए मुड़ गए। अंजलि एक ही समय में शर्मीली, नाराज और थोड़ी खुश थी। ये देखते हुए कि शिवा ने यूं ही छोड़ दिया, उन्होंने चिंता से जोर से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? शिवा ने अपना हाथ लहराया और बोले, तुम्हारा पति तुम्हारे पछतावे को सुधारने जा रहा है। एपिसोड 372 रिश्वत, अध्याय 2/8। यदि आप चाहें तो हमारे पैट्रन के माध्यम से हमें समर्थन देने के लिए स्वतंत्र महसूस करें और जल्दी से 35 अध्यायों तक पहुंच प्राप्त करें। वह अपनी मां को स्वीकार करने की योजना बना रहे थे या नहीं, और यदि उनका रिश्ता कायम रहने वाला था, तो शिवा को लगा कि अंजलि ने जो उल्लेख किया वह सही था। यदि उन्होंने अपनी मां से मिलने से इनकार कर दिया, तो उन्हें जीवन भर दूसरा मौका नहीं मिल सकता। शिवा अपने दिल में संघर्ष से इनकार नहीं कर सकते थे। चूंकि यह मामला था, इसलिए उन्होंने महसूस किया कि उन्हें इस योजना को आगे बढ़ाना चाहिए, बजाय इसके कि वे शांत रहें और जानबूझकर जिंदल परिवार के लोगों की उपेक्षा करें। हालांकि श्री जिंदल के अनुसार सरिता जिंदल को दिल्ली के सैन्य जिले में विक्रांत जिंदल के परिसर में बंद किया गया है। इस बात पर ध्यान न देते हुए कि विक्रांत जिंदल सरिता जिंदल को उनसे मिलने से क्यों रोकना चाहते थे, स्थान के बारे में सख्ती से बोलते हुए वह उस क्षेत्र से परिचित नहीं थे। उनके पास प्रवेश करने की अनुमति भी नहीं थी। कमांडर इन चीफ का निवास निश्चित रूप से कसकर सुरक्षित था, क्योंकि यह राष्ट्रीय रक्षा के लिए एक जगह थी। नतीजतन शिवा के पास सहायता प्रदान करने के लिए बाज गार्ड्स के सदस्य थे, और जल्द ही विक्रांत जिंदल के परिसर का पता लग गया। फिर उन्होंने नेविगेट करने के लिए अपनी कार में जीपीएस सिस्टम का उपयोग किया। लगभग 1 घंटे तक ड्राइव करने के बाद शिवा जीपीएस के अनुसार गंतव्य पर पहुंचे। ये दिल्ली के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में स्थित तलहटी क्षेत्र में था। जब दूर से देखा गया तो केवल कुछ लंबे संचार टावर और अंतहीन पहाड़ियां दिखाई दे रही थीं।
चूंकि यह सर्दी थी, इसलिए पहाड़ियां पीली थीं, जबकि पेड़ उतने हरे भरे नहीं थे, जिससे परिसर अधिक दिखाई दे रहा था। शिवा ने अपनी कार को धीमा किया और क्षेत्र की सावधानीपूर्वक खोज की। सैनिकों द्वारा संरक्षित एक आवासीय क्षेत्र की खोज करने में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगा। घर में अधिक भारतीय शैली का डिजाइन था। हरे और भूरे रंग का संयोजन जगह को आधुनिक और स्टाइलिश बनाता था। तलहटी में होने के कारण आसपास की भूमि बंजर थी। ऊंची दीवारों के बाहर जीप और डिलीवरी ट्रकों की कुछ पंक्तियां खड़ी थीं। शिवा ने अपनी कार को एक निर्दिष्ट क्षेत्र में खड़ा किया और बाहर निकले। इमारत उनकी अपेक्षा से बहुत बड़ी थी। शिवा ने माना कि यह सैनिकों से भरी होगी। तकनीकी कर्मचारियों और सशस्त्र सैनिकों सहित कई लोगों को वहां काम करना चाहिए और ड्यूटी पर होना चाहिए, अन्यथा इतने सारे घरों के खाली होने का कोई मतलब नहीं होगा। वह प्रवेश द्वार पर चले गए, जिसमें दो राजसी पत्थर के स्तंभ थे जो लाल रंग के दरवाजे के दोनों ओर रखे गए थे। दो देवदार के पेड़ों के पीछे दो सैनिक अपनी सैन्य वर्दी पहने खड़े थे। ये देखते हुए कि शिवा ने लापरवाही से दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, दोनों सैनिक उनके सामने खड़े होकर उन्हें प्रभावी ढंग से रोक रहे थे। रुकें, आप कौन हैं? एक चौकोर चेहरे वाले सैनिक ने जोर से पूछा। मुस्कुराते हुए शिवा ने जवाब दिया, मैं आपके कमांडर की तलाश में हूँ और कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे मैं भी मिलना चाहता हूँ। कमांडर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे आप बिना अनुमति या निमंत्रण के मिल सकते हैं। आप प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन आपको अपना पास दिखाना होगा। सैनिक जोर से चिल्लाया, पास? वह चीज कैसे प्राप्त करें? मुझे इसके बारे में किसी ने नहीं बताया। शिवा ने सोचा कि वह डूब गए। बूढ़े व्यक्ति ने मुझे मिलने के लिए कहा, लेकिन पास नहीं दिया। अब मुझे कैसे अंदर जाना चाहिए? क्या मैं दीवारों पर कूद जाऊं? दीवारों पर कूदने का मतलब अत्याचार होगा, जो उन्हें सैनिकों से लड़ने के लिए मजबूर करेगा। हालांकि यह ऐसा कुछ नहीं था जिससे वह डरते थे, लेकिन उनके आने के लिए गोलियों की बारिश होना बेतुका होगा। किसी को भी बिना परमिट के प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। शिवा ने मुंह बनाया। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने अपनी जेब से 2 रुपये की कीमत वाली खराब गुणवत्ता वाली सिगरेट का बचा हुआ पैकेट निकाला। उन्होंने इसे अनिच्छा से देखा और फिर दोनों सैनिकों को मुस्कुराते हुए पेश किया। भाइयों, मेरे लिए इसे आसान कर दो और ये 2 सिगरेट तुम्हारी होंगी। सौदा। दोनों सैनिकों ने एक ही समय में एक दूसरे को देखा। वे एक दूसरे की आंखों में एक ही संदेश देख सकते थे, क्या इस आदमी के दिमाग में कुछ गड़बड़ है? हमें लुभाने की कोशिश मत करो। हमें इन सिगरेटों को पीने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अंदर जाने के बारे में भी मत सोचो। सैनिक ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ चिल्लाया। वह हमें रिश्वत देने के लिए केवल कुछ पैसे की सिगरेट लेने की हिम्मत करता है। शिवा ने जल्दी से सिगरेट को अपनी पैंट की जेब में डाल लिया। उन्होंने अपना सिर खुजलाया क्योंकि उन्होंने सोचा कि क्या कहना है। हालांकि दोनों सैनिक धैर्य से बाहर हो गए और अपने हाथों से अपनी राइफलों तक पहुंचे। क्या तुमने अभी तक किया है? अगर तुम बेवकूफ़ी करना जारी रखते हो तो हमें ये संदेह करने का अधिकार है कि तुम जासूस हो और तुम्हें गोली मार देंगे। चौकोर चेहरे वाले सैनिक ने धमकी दी। शिवा उदास हो गए। क्या मुझे बलपूर्वक अंदर जाना है? क्या मुझे इन लोगों से निपटना होगा? मैं यहाँ व्यर्थ नहीं आ सकता। उस समय 2 काली ऑडी A6 और AK8 कार प्रवेश द्वार पर आईं। शिवा ने पीछे मुड़कर देखा। केवल चारों ओर A8 के आसपास से पहले 2 A6 से उतरने वाले सूट में 7 या 8 अंगरक्षकों को देखा। फिर एक अच्छी तरह से बनाया हुआ युवक सामने की यात्री सीट से उतरा और पीछे का दरवाजा खोला। ग्रे जैकेट पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी फिर कार से बाहर आया। शिवा चौंक गए। उन्होंने यहाँ के प्रमुख अशोक गुप्ता को देखने की उम्मीद नहीं की थी, यहाँ तक कि उनके बेटे अरुण गुप्ता भी यहाँ थे। कार से उतरते ही अशोक गुप्ता ने शिवा को देखा और थोड़ा डूब गए। फिर उन्हें याद आया कि शिवा कौन थे। इस प्रकार उन्होंने एक दोस्ताना मुस्कान दी और अपने अंगरक्षकों की आड़ में शिवा की ओर चले। उन्होंने पूछा, आप अनामिका इंटरनेशनल से हैं, है ना? शिवा ने नहीं सोचा था कि अशोक गुप्ता उन्हें याद करेंगे। वह अनामिका के बारे में असाधारण रूप से चिंतित दिखाई दिए। शिवा ने स्पष्ट रूप से अत्यधिक भावुक नज़र को याद किया जो अशोक गुप्ता और उनके बेटे ने अंजलि को दिया था, जैसे कि ये कल की बात हो। प्रधानमंत्री में वास्तव में अच्छी स्मृति है, शिवा ने संक्षेप में जवाब दिया। हालांकि अरुण गुप्ता को कोई अंदाजा नहीं था कि शिवा कौन थे। जब उन्होंने सुना कि शिवा अनामिका इंटरनेशनल से हैं, तो उन्होंने तुरंत अंजलि की सुंदर आकृति को याद किया। उन्होंने पूछा, क्या आप यहाँ अकेले आए हैं या बॉस अंजलि भी यहाँ हैं? शिवा के आगमन से अरुण गुप्ता परेशान नहीं थे। पहली बात उन्होंने पूछी कि अंजलि वहाँ थी या नहीं।
शिवा को बहुत नाराजगी महसूस हुई, लेकिन वह उन्हें मौके पर नहीं ले जा सके। इस प्रकार उन्होंने कहा, मेरी यात्रा से उनकी उपस्थिति का क्या संबंध है? फिर आप यहाँ क्यों हैं? अरुण गुप्ता ने आखिरकार महसूस किया कि उन्होंने गलत सवाल पूछा है। यहाँ तक कि अंजलि के पास ऐसे सैन्य जिले में आने का कोई कारण नहीं था। शिवा ने आह भरी, मैं यहाँ किसी की तलाश में हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे प्रवेश करने से मना कर दिया। अशोक गुप्ता ने अपने बेटे को एक जटिल नज़र से देखा और फिर पूछा, आप किसकी तलाश कर रहे हैं? कमांडर विक्रांत जिंदल, या अधिक सटीक रूप से, मैं उनकी पत्नी की तलाश में हूँ, शिवा ने जवाब दिया। अशोक गुप्ता काफी हैरान थे। आप कमांडर विक्रांत को जानते हैं? आप उनकी पत्नी की तलाश क्यों करना चाहते हैं? संक्षेप में, ये व्यक्तिगत कारणों से है। प्रधानमंत्री, क्या आप इतने दयालु होंगे कि मुझे प्रवेश करने की अनुमति देने के लिए कहें? शिवा ने खुशी से पूछा। अरुण गुप्ता ने नाराजगी महसूस की जब उन्होंने देखा कि शिवा उनके पिता के सामने नर्वस नहीं थे और यहाँ तक कि लापरवाही से व्यवहार कर रहे थे। उन्होंने कहा, हम तुम जैसे चिकनी बात करने वाले आदमी को अंदर क्यों लाएं? क्या तुम ऐसी जगह में प्रवेश करने के लायक हो? तुम सिर्फ अरुण। अशोक गुप्ता ने तुरंत अपने बेटे को बोलने से रोक दिया। सख्ती से उन्होंने कहा, तुम्हें इस तरह बोलना किसने सिखाया? शिवा की नज़र पहले ही ठंडी हो गई थी। यदि अशोक गुप्ता समय पर उन्हें रोकने में विफल रहे होते तो शिवा ने महसूस किया कि उन्होंने उनके बेटे को एक थप्पड़ मार दिया होता, जिससे कम से कम 7 या 8 दांत टूट जाते। अरुण गुप्ता ने भी महसूस किया कि वह हद से आगे चले गए। यह उनका सामान्य बोलने का तरीका नहीं था, लेकिन शिवा ने दूसरों से बहुत अलग व्यवहार किया। आमतौर पर यहाँ तक कि उच्च रैंक वाले मंत्री भी उनके पिता से विनम्रता से बात करेंगे क्योंकि वे उन्हें गुस्सा नहीं कर सकते थे। ये केवल इसलिए नहीं था क्योंकि उनके पिता देश के प्रधानमंत्री थे। दिल्ली में गुप्ता परिवार देश में सबसे मजबूत था, जिसमें अथाह कनेक्शन थे। केवल मुट्ठी भर परिवार ही गुप्ता परिवार को टक्कर दे सकते थे। नतीजतन अरुण गुप्ता, जो युवा होने के बाद से दूसरों से अधिक शक्तिशाली थे, ने शिवा का सामना किया, जिन्होंने उनकी स्थिति को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। अपने बेटे को डांटने के बाद अशोक गुप्ता ने शिवा को एक दोस्ताना नज़र से देखा। तुम एक दिलचस्प युवा हो और मैं अच्छे मूड में हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं देखूंगा कि तुम अंदर क्या करना चाहते हो। पिताजी। अरुण गुप्ता अपने पिता के फैसले पर आपत्ति करना चाहते थे, लेकिन उनके पिता की आतंकित नज़र ने उन्हें तुरंत अपना मुंह बंद करने के लिए मजबूर कर दिया। वह केवल शिवा को गुस्से में घूर सकते थे। शिवा ने इस लाडले लड़के को नज़रअंदाज कर दिया। मुस्कुराते हुए उन्होंने अशोक गुप्ता से कहा, धन्यवाद प्रधानमंत्री। प्रवेश द्वार पर चलते हुए एक अंगरक्षक ने एक पास निकाला जिसमें राष्ट्रीय प्रतीक छपा था और उसे दोनों सैनिकों को दिखाया। दोनों सैनिकों ने प्रधानमंत्री अशोक गुप्ता को पहचान लिया, लेकिन उन्हें फिर भी नियमों का पालन करना था, जिसमें कई जांचें शामिल थीं। फिर उन्होंने तुरंत अभिवादन किया। प्रधानमंत्री। अशोक गुप्ता ने मुस्कुराते हुए वापस अभिवादन किया और कहा, मैं इस युवक को जानता हूँ। वह मेरे साथ है। दोनों सैनिकों ने शिवा को देखा, जो संभल गए थे और केवल उनके दिलों में अवमानना महसूस की थी। हालांकि उन्होंने अशोक गुप्ता की इच्छा के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वे उनके अनुरोध पर सहमत हुए। परिसर में प्रवेश करने के बाद शिवा ने देखा कि जगह का निर्माण एक विशाल भूल भुलैया की तरह किया गया था। मार्गदर्शन के बिना उन्हें उन लोगों की तलाश करने के लिए कम से कम आधे घंटे की जरूरत होती, जिनसे वह मिलना चाहते थे। एक सैनिक शिवा, अशोक गुप्ता और अन्य लोगों को विक्रांत जिंदल के कार्यालय में ले गया। इस समय शिवा ने कुछ सोचा। उन्होंने अशोक गुप्ता से पूछा, प्रधानमंत्री, क्या आप निरीक्षण के लिए आए हैं? अशोक गुप्ता मुस्कुराए और जवाब दिया, ये सिर्फ एक निजी मुलाकात है। मैं वास्तव में कमांडर विक्रांत और उनकी पत्नी को कई वर्षों से जानता हूँ। आप पति से मिलेंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि उनकी पत्नी से, शिवा बड़बड़ाए। अशोक गुप्ता ने शिवा के कहे को सुनने में कामयाबी नहीं हासिल की, लेकिन उन्होंने दोहराने के लिए नहीं कहा, क्योंकि विक्रांत जिंदल एक गहरे हरे रंग के लकड़ी के दरवाजे से व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत करने के लिए निकले। उन्होंने एक बेज रंग की बनियान पहनी थी, जिसमें उनके अच्छे कद काठी का पता चलता था। एपिसोड 373, रिश्वत जारी। प्रधानमंत्री अशोक, आप इतनी अचानक यात्रा पर क्यों आए हैं? मुझे वास्तव में आश्चर्य है कि आप यहाँ हैं। हाँ, विक्रांत जिंदल ने कहा और हंसे। अशोक गुप्ता के करीब चलने से पहले उन्होंने हाथ मिलाने के लिए अपनी बांह बढ़ाई। शिवा, जो अशोक गुप्ता के पास खड़ा था, हालांकि पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया था, जैसे कि वह मौजूद ही नहीं था।
अशोक गुप्ता बहुत खुश दिखे। विक्रांत जिंदल, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि जब हम निजी तौर पर मिलते हैं तो मुझे प्रधानमंत्री कहना बंद करें। क्या आपको लगता है कि मुझे नहीं पता कि आपके शब्द कितने चापलूस हैं? हाँ, पुराने दोस्त अशोक मुझे वास्तव में अच्छी तरह जानते हैं। हालांकि इतने सारे सैनिकों के सामने आपको सम्मान देना उचित है ना? विक्रांत जिंदल ने पूछा। अशोक गुप्ता ने उनकी सही बात का जवाब नहीं दिया। हालांकि वह आधा सिर छोटे थे, फिर भी उन्होंने विक्रांत जिंदल के कंधे पर हाथ रखा। पिछली बार जब हम मिले थे, वह राष्ट्रीय जन सम्मेलन में था। तब से कुछ महीने इतनी जल्दी बीत गए। पुराने दोस्त होने के बावजूद हम अभी भी बहुत कम मिलते हैं। मैं यहाँ हर दिन बहुत मुक्त हूँ। एक सैनिक होने के नाते मैं तब तक व्यस्त नहीं हूँ जब तक कि कोई युद्ध न हो, आपके विपरीत, जिन्हें अनगिनत भाषण देने और निरीक्षण के लिए जगहों पर जाना पड़ता है। यहाँ तक कि आपको हर बार थोड़ी देर में परामर्श का सामना करना पड़ता है। ये स्वाभाविक है कि आपके पास अतिरिक्त समय नहीं हो सकता, विक्रांत जिंदल ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या आप केंद्रीय समिति के चुनाव में शामिल नहीं हो रहे हैं? आपकी योग्यता के आधार पर राष्ट्रीय नेताओं में से एक के रूप में चुना जाना लगभग तय है। जब समय आएगा तो आप मुझसे भी ज्यादा व्यस्त हो सकते हैं। हाँ, उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। दोनों मध्य आयु वर्ग के व्यक्तियों ने बातचीत की जब वे गलियारे से नीचे चले गए। अरुण गुप्ता और अंगरक्षकों का समूह अशोक गुप्ता के पीछे खड़ा था। जैसे ही दो उच्च रैंक वाले अधिकारी बातचीत कर रहे थे, बाकियों में से किसी ने भी बोलने की हिम्मत नहीं की। शिवा को पता था कि विक्रांत जिंदल जानबूझकर उन्हें एक अजनबी की तरह मान रहे थे, लेकिन उन्हें गुस्सा नहीं आया। आखिरकार ये झगड़े में पड़ने के लिए उनके समय के लायक नहीं था। यह उल्लेख करने की बात नहीं कि वह विक्रांत जिंदल के लिए यहाँ नहीं आए थे। हालांकि उन्होंने नहीं सोचा था कि अशोक गुप्ता और विक्रांत जिंदल इतने करीब होंगे। अशोक गुप्ता को विक्रांत जिंदल से कुछ साल बड़ा होना चाहिए, भले ही वह छोटा दिखता हो। अपनी पीढ़ी में वरिष्ठता उतनी बड़ी समस्या नहीं थी जितनी अब है। लगभग 5 मिनट तक बातचीत करने के बाद अशोक गुप्ता ने शिवा की ओर इशारा किया और कहा, इस लड़के ने कहा कि वह आप और सरिता की तलाश में आया था। क्या आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? अरे, अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, सरिता यहाँ क्यों नहीं है? विक्रांत जिंदल अब शिवा के साथ बातचीत करने से बच नहीं सकते थे। उनके चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। यह मामला अब समझाना थोड़ा जटिल है। पुराने दोस्त अशोक, मेरे आदमी आपको और बाकियों को अंदर ले जाएंगे। कुछ चाय लें। सरिता आज बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रही है, इसलिए वह अब आपसे मिलने में सक्षम नहीं है। अच्छा नहीं महसूस कर रही? आपने उसे एक कैदी की तरह हिरासत में लिया है। उसकी स्थिति में कोई भी अच्छा महसूस नहीं करेगा, शिवा ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रभावित होकर विक्रांत जिंदल चिल्लाए, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्या बात है? अशोक गुप्ता ने सदमे में पूछा। उसका क्या मतलब है? विक्रांत जिंदल, क्या आपने वास्तव में सरिता को बंद कर दिया था? विक्रांत जिंदल ने गहरी सांस ली क्योंकि उन्होंने अपने गुस्से को दबाया। यह एक व्यक्तिगत मामला है, इसके बारे में चिंता न करें। मैं इस मामले को कैसे अनदेखा कर सकता हूँ? आप, सरिता और मैं कई दशकों से दोस्त हैं। मैं आपके व्यवहार के लिए निजी तौर पर चिंतित हूँ। सरिता हमेशा से एक सौम्य महिला रही है। उसने कभी किसी को उकसाया नहीं होगा और शादी के बाद से आपकी आज्ञा का पालन किया है। सवाल यह है, उसे क्यों बंद किया? अशोक गुप्ता भ्रमित होने के साथ साथ थोड़ा नाराज भी दिखे। जितना अधिक अशोक गुप्ता ने बात की, उतना ही विक्रांत जिंदल नाराज दिखे। क्रोध उनकी आंखों में प्रकट हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश की। यह मामला वास्तव में अभी चर्चा का विषय नहीं है। पुराने दोस्त अशोक, अभी इसके बारे में बात न करें। मैं इस युवक के साथ ठीक से व्यवहार करूंगा। बोलने के बाद विक्रांत जिंदल ने शिवा को ठंडी नजरों से देखा। मेरे साथ आओ। शिवा उनसे डरते नहीं थे, इसलिए उन्होंने उनके आदेशों का पालन करने का विकल्प नहीं चुना। बिना कुछ बोले उन्होंने कहा, जब मैं आपसे बात करता हूं तो कुछ भी छिपाना नहीं चाहता। बताओ कि तुम अब क्या चाहते हो, वरना मैं खुद उनकी तलाश करूंगा। क्या तुम्हें पता है कि तुम किससे बात कर रहे हो? विक्रांत जिंदल ने गहरी आवाज में पूछा। मैं किससे बात कर रहा हूँ, यह आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, शिवा ने कहा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अपने दम पर सैन्य शिविर में घूमने की अनुमति दूंगा? विक्रांत जिंदल की आंखों से लगभग गुस्से की चिंगारी निकल रही थी। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हें प्रधानमंत्री अशोक के सामने बंद नहीं किया? आप कोशिश कर सकते हैं, शिवा ने मुस्कुराते हुए कहा। अशोक गुप्ता ने उनके बीच तनाव देखा। उलझन महसूस करते हुए
उन्होंने जल्दी से सलाह दी, आप दोनों के बीच क्या संबंध है? विक्रांत, मुझे समझाओ कि क्या हुआ था। ये युवक आपके लिए कौन है? विक्रांत जिंदल चुप रहे क्योंकि उन्होंने शिवा पर एक भयावह नजर डाली। वह आखिरकार एक कमांडर थे, उनके हाथ पहले ही उनके दुश्मनों की ताज़ा खून में सने हुए थे। वर्तमान में क्रोधित होने के दौरान उनकी आभा तेजी से बढ़ी, जिससे अशोक गुप्ता के आसपास के अंगरक्षकों में तनाव पैदा हो गया। शिवा ने विक्रांत जिंदल की आंखों में निडरता से देखा। उनके सामने का आदमी उनकी कल्पना से कहीं अधिक अनिच्छुक लग रहा था। शिवा को इस बात का एहसास था कि विक्रांत जिंदल उन्हें इतनी बुरी तरह से देखने से क्यों बचना चाहते थे। ये स्पष्ट था कि यही कारण था कि विक्रांत जिंदल ने सरिता जिंदल को बंद कर रखा था। जब शिवा ने विक्रांत जिंदल के साथ अपना समय बर्बाद करने से रोकने और खुद सरिता जिंदल की तलाश करने की योजना बनाई, तो गलियारे के दूसरे छोर से एक हंसमुख महिला की आवाज गूंजी, शिवा। शिवा ने पीछे मुड़कर देखा, केवल सरिता जिंदल को एक धनुषाकार दरवाजे पर खड़ा देखा। उनके बाल काफी गंदे थे, उनकी आंखों में आंसू थे, जबकि वह उत्साह में शिवा को देख रही थी। वह कैसे हिरासत से बाहर निकलने में कामयाब रही, यह ज्ञात था, हालांकि यह केवल एक दिन से थोड़ा अधिक समय तक चला। पिछली बार की तुलना में जब शिवा ने उन्हें देखा था, उन्होंने देखा कि वह कुछ साल बड़ी दिख रही थी, सुस्त लग रही थी, उनकी आंखें थोड़ी धंसी हुई थी, जबकि उनके होंठ पीले पड़ गए थे। वह ठंडी हवा में एक शरद ऋतु की पत्ती की तरह एक पेड़ पर कमजोर रूप से लटक रही थी। विक्रांत जिंदल, अशोक गुप्ता और शिवा के अलावा बाकी सभी ने एक अजीब अभिव्यक्ति दिखाई जब उन्होंने देखा कि सरिता जिंदल कैसी दिख रही थी, जैसे कि वे कुछ अविश्वसनीय रूप से भयानक देख रहे हों। अशोक गुप्ता की आंखों से ये स्पष्ट था कि वह विक्रांत जिंदल से नाराज थे। जिस तरह से विक्रांत जिंदल ने अपनी पत्नी के साथ व्यवहार किया, उससे वह बेहद असंतुष्ट थे। उस समय सरिता जिंदल ने इस बात की परवाह नहीं की कि वह कैसी दिख रही थी। अपने गंदे बालों को अनदेखा करते हुए, जो उनकी दृष्टि का हिस्सा थे, उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा शिवा की ओर दौड़ने में लगाई। शिवा थोड़ा डूब गए, लेकिन फिर भी सरिता जिंदल को अपनी कमर को कसकर गले लगाने की अनुमति दी। सरिता जिंदल खुशी से रो पड़ी क्योंकि उन्होंने शिवा को भी कसकर गले लगाया। शिवा की छाती पर अपना सिर झुकाते हुए उन्होंने बार बार पुकारा, बेटा, मेरा बेटा, माँ ने आखिरकार तुम्हें पा लिया है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं था, आसपास के लोगों ने उन्हें अच्छी तरह से सुना। मौन में खड़े होकर विक्रांत जिंदल बेहद डरे हुए दिखे। अशोक गुप्ता और उनके बेटे अरुण गुप्ता पहले अवाक रह गए, फिर उन्होंने अपना ध्यान विक्रांत जिंदल और शिवा की ओर लगाया, जो उन्होंने अभी सुना, उस पर विश्वास करने से इनकार कर रहे थे। सरिता जिंदल का बेटा, तो इन दोनों का पिता पुत्र का रिश्ता है। हालांकि उनमें से किसी को भी समझ नहीं आया कि जिंदल परिवार में अचानक एक बेटा कैसे आया। जाहिर तौर पर जो उन्होंने देखा वह गलत नहीं था, अन्यथा विक्रांत जिंदल को इस मामले को छिपाने की जरूरत नहीं पड़ती। शिवा अपनी भावनाओं में खो गए थे, उनका दिमाग विचारों और भावनाओं से शून्य था। उन्होंने अपनी छाती पर पड़ी महिला को गले लगाने की अनुमति दी, जो उन्हें शिवा, बेटा और मेरा बच्चा कह रही थी। उनकी आवाज कर्कश और कमजोर थी, लेकिन शिवा के दिल के खिलाफ एक मजबूत हथौड़े की तरह काम कर रही थी। उन्हें दिल का दर्द महसूस हुआ। हालांकि भले ही ऐसा था, शिवा ने एक असामान्य गर्मी महसूस की, जैसे कि कुछ धीरे धीरे पिघल रहा हो। ये कुछ ऐसा है जिसे मुझे अनुभव करने का मौका कभी नहीं मिला, शिवा ने सोचा। सरिता जिंदल के अंगरक्षक छोटी रानी और छोटी लीला भी वहां पहुंचे। उनके चेहरे और कान लाल हो गए थे। वे विक्रांत जिंदल के लिए बेहद दोषी महसूस कर रहे थे और अपना सिर उठाने और उनका सामना करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। विक्रांत जिंदल ने दोनों को गुस्से से देखा। मैडम को बाहर निकालने की अनुमति किसने दी? उन्होंने पूछा। छोटी रानी और छोटी लीला ने एक दूसरे को देखा, लेकिन उनमें से किसी ने भी कुछ नहीं कहा। यह मैं था। दरवाजे के पीछे से एक बूढ़ी आवाज गूंजी। निराश होकर श्री जिंदल और बुजुर्ग महिला एक साथ बाहर आए और भीड़ के सामने प्रकट हुए। श्री जिंदल, सम्मान के साथ। अशोक गुप्ता दूर से झुके, जिससे अरुण गुप्ता तुरंत उनका अनुसरण करने लगे। उन्हें एक ऐसे बुजुर्ग को नमन करना पड़ा, जिन्हें उनके पिता को भी सम्मान देना था। विक्रांत जिंदल की आंखों में तुरंत क्रोध फैल गया। वह चिल्लाए, पिताजी, यह मैं था जिसने सरिता को बाहर जाने दिया। यह मैं ही था जिसने उसे बताया कि शिवा उसके लिए आया है, श्री जिंदल ने कहा और कुछ लोगों की ओर चलने से पहले आह भरी। चकित विक्रांत जिंदल का सामना करते हुए उन्होंने कहा, विक्रांत, आपने इस बार निश्चित रूप से हद पार कर दी है।
सरिता केवल अपने बेटे से मिलना चाहती थी। आप उनके साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? पिताजी, मैं, विक्रांत जिंदल समझाना चाहते थे, लेकिन जानते थे कि यह उनके लिए समय नहीं था। आहें भरते हुए उन्होंने अशोक गुप्ता को देखा, जो इतना अवाक था कि वह स्तब्ध रह गया। उनकी आंखों से देखा जा सकता था कि वह बेहद चिंतित थे। अशोक गुप्ता और बाकियों के लिए यह एक भयानक खोज थी, या ऐसा उन्होंने सोचा। सरिता जिंदल लगभग रोते रोते थक चुकी थी। हालांकि शिवा ने एक भी शब्द नहीं बोला था, लेकिन वह इस बात से काफी खुश थी कि वह उन्हें चुपचाप गले लगा पाई, जिससे उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अनजाने में उन्होंने अपने दोनों हाथों को शिवा के चेहरे पर रख दिया, क्योंकि वह उनके अभिव्यक्तिहीन चेहरे को देख रही थी, जो उनके रूप से मंत्रमुग्ध था। शिवा, मुझसे मिलने आने के लिए धन्यवाद। मुझे वास्तव में खुशी है कि तुम मुझसे मिलने के लिए तैयार हो। अब मुझे कोई पछतावा नहीं है, भले ही मुझे अब मर जाना चाहिए। आप किस बारे में बात कर रही हैं? क्या ये कुछ ऐसा है जो आपको मेरे जैसे बूढ़े व्यक्ति के सामने कहना चाहिए? श्री जिंदल ने हंसते हुए कहा। इसके बाद उन्होंने अशोक गुप्ता से कहा, प्रधानमंत्री अशोक, ये बूढ़ा व्यक्ति पारिवारिक मामलों से निपटने की कोशिश कर रहा है। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप और आपका बेटा हमें कुछ जगह दे सकते हैं? हालांकि अशोक गुप्ता वास्तव में जानना चाहते थे कि क्या हुआ, उन्होंने श्री जिंदल के अनुरोध की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। ठीक है श्री जिंदल, मैं उन्हें विक्रांत के कार्यालय में ले जाऊंगा। अशोक गुप्ता ने अपने आदमियों को दूर ले जाने के बाद खाली गलियारे में सन्नाटा छा गया। विक्रांत जिंदल के कुछ ही निजी अधीनस्थ थे, जो गंभीरता से सब कुछ देख रहे थे। श्री जिंदल ने अपने बेटे को देखा, जिसका चेहरा संकट से भर गया था, फिर शिवा को, जो अभिव्यक्तिहीन दिख रहे थे। शिवा, अपनी माँ को अपनी जगह पर ले जाओ। विक्रांत जिंदल की आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं, जबकि सरिता जिंदल अचानक अपने ससुर को देखने के लिए मुड़ी। आश्चर्य ने शिवा की आंखों को भर दिया। पिताजी, आप सरिता को इस लड़के के साथ जाने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? विक्रांत जिंदल ने पूछा। क्या मुझे आपको इसके बजाय सरिता को कैदी की तरह व्यवहार करने की अनुमति देनी चाहिए? श्री जिंदल ने असंतोष में पूछा। इसके अलावा मुझे लगभग यकीन है कि सरिता शिवा को अधिक बार देखने में सक्षम होने की उम्मीद करती है। सरिता जिंदल ने विक्रांत जिंदल पर ठंडी और निराश नजर डाली। फिर उन्होंने शिवा को देखा, जो अनिच्छुक दिख रहे थे। सिर हिलाते हुए उन्होंने कहा, जब तक शिवा अनुमति देता है, मैं निश्चित रूप से उसके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। अगर वह नहीं चाहता, तो मैं दिल्ली में ससुरजी का पालन करूंगी। तुम दिल्ली क्यों लौटना चाहती हो? तुम्हारा शरीर अब कमजोर है। यहाँ मुंबई में अपना ख्याल रखो। दिल्ली की हवेली को बहू की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ कुछ और दिन रहना चाहता हूँ, श्री जिंदल ने कहा। इसके बाद उन्होंने शिवा से कहा, शिवा, इतना असभ्य मत बनो। वह तुम्हारी माँ है, एक माँ जो सिर्फ तुम्हें देखने के लिए इतनी दुखी हो गई है। शिवा का शरीर हल्के से कांप गया। उन्होंने सरिता जिंदल की दयनीय लेकिन खुश मुस्कान को देखा और गहरी सांस ली। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं उन्हें वापस ले जा सकता हूँ, हमारे पास कमरे हैं। कोई रास्ता नहीं, विक्रांत जिंदल अचानक चिल्लाए। आखिरकार वह खुद का विरोध नहीं कर सके, क्योंकि उनकी भौहें नीची हो गईं। जोर से वह चिल्लाए, पिताजी, भले ही आपने फैसला कर लिया हो, मुझे इस बार आपकी अवज्ञा करनी होगी। मैं इस तथ्य के साथ रह सकता हूँ कि वे एक दूसरे को जानते हैं, और मैं सरिता को दिल्ली वापस ले जाने के लिए स्वीकार करता हूँ। हालांकि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि सरिता इस लड़के के साथ रहे। इसका क्या मतलब है? उनके पति होने के नाते क्या इसका मतलब है कि मैं मर गया हूँ? या क्या मैं इस मूर्ख लड़के से कम हूँ, जिसका 20 साल से अधिक समय से जिंदल परिवार से कोई लेना देना नहीं है? उन्हें परिवार में लौटने देना पहले से ही एक बहुत बड़ा बलिदान है। वह अब मेरी इच्छा के खिलाफ जा रहा है। मुझे इस बार भी उसे क्यों सहन करना चाहिए? विक्रांत, चुप रहें। पिताजी, मेरा फैसला हो गया है। विक्रांत जिंदल की आंखों में संकल्प दिखाई दे रहा था। अचानक उन्होंने एक सर्विस रिवॉल्वर निकाला और सीधे शिवा के दिल की ओर निशाना लगाया। यदि तुम आज अपनी माँ को घर ले जाने की हिम्मत करते हो, तो मुझे परवाह नहीं है कि मेरा खून तुम्हारे शरीर में बहता है। मैं सबको खत्म कर दूंगा, तुम्हें गुप्त जासूस मानूंगा और तुम्हें गोली मार दूंगा। एपिसोड 374, रिश्वत जारी। विक्रांत जिंदल को शिवा पर बंदूक ताने हुए देखते ही सरिता जिंदल, एक अति सुरक्षात्मक शेरनी की तरह, अपने शरीर का इस्तेमाल शिवा को ढाल बनाने के लिए कर लिया। विक्रांत जिंदल, क्या तुम पागल हो गए हो? शिवा तुम्हारा अपना बेटा है। केवल एक जंगली बाघ अपने बच्चे को खाएगा।
तुम सामान्य जानवरों से भी बदतर हो। जानवर, विक्रांत जिंदल ने रुककर कहा। सरिता, क्या तुमने अभी कहा कि मैं एक जानवर से भी नीचा हूँ? क्या ये सच नहीं है? मैंने उस दर्द को सहा जब तुमने मुझे उसकी खोज करने से मना किया। अगर तुम मुझे उसके साथ नहीं जाने देते तो मैं वही करूँगी। लेकिन तुम उस पर बंदूक क्यों तान रहे हो? अगर तुम वास्तव में ट्रिगर खींचना चाहते हो तो तुम्हें पहले मुझसे गुजरना होगा। हमने उसके लिए जो किया उसके लिए मैं बेहद दोषी महसूस करती हूँ। इतना कि मैं इस जीवन और अगले में भी उसका कर्ज नहीं चुका सकती। अगर मुझे उसके साथ मरना पड़े तो ऐसा ही हो। सरिता जिंदल ने अपनी बाहें फैलाने से पहले कहा, विक्रांत जिंदल को पूरी तरह से और ठंडेपन से घूरते हुए। शिवा ने उस निडर महिला को देखा जो हवा में लहराती नाजुक सरकंडे की तरह दिख रही थी। किसी कारण से उन्हें लगा जैसे उनके दिल में भारी लहरें उठ रही थीं। शिवा की स्मृति में जब वह मुंबई में थे, तान्या, जो उस समय उनकी क्षमताओं से अनजान थी, ने आने वाली गोलियों को रोकने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल किया था। यह उनके प्यार के कारण था जो बार बार उनके लिए संघर्ष कर रहा था। तान्या की तरह सरिता जिंदल ने भी शिवा को ढाल बनाने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल किया था। उसी तरह उन्हें शिवा की क्षमताओं का कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन वह बिना किसी हिचकिचाहट के दौड़ पड़ी। क्यों? शिवा के होठों के कोनों में एक मुस्कान उभरी, जैसे देर रात एक गर्म प्रकाश चमक रहा हो। श्री जिंदल क्रोधित हो गए। वह इतने गुस्से में थे कि उन्होंने अपना संतुलन खो दिया और जोर से ठोकर खाई, जिससे वह कुछ कदम पीछे की ओर लड़खड़ा गए। सौभाग्य से बुजुर्ग महिला ने उन्हें घबराकर पकड़ लिया ताकि श्री जिंदल जमीन पर न गिरे। बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने बेटे को सरिता जिंदल और शिवा पर बंदूक ताने हुए देखा, जबकि उनकी आंखों में निराशा छा गई। हालांकि उन्होंने उसे रोकने की कोशिश में कुछ नहीं कहा। भले ही वह चाहते, उनकी वर्तमान स्थिति में ऐसा करना संभव नहीं था। मास्टर, क्या आप उन्हें रोकने जा रहे हैं? बुजुर्ग महिला ने गहरी चिंता के साथ पूछा। श्री जिंदल की आंखों में एक चमक उभरी। सिर हिलाते हुए उन्होंने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसी समय श्री जिंदल ने शिवा को कुछ विचारों के साथ देखा। अगर उनके बारे में जो कुछ भी कहा गया है वह सच है तो ये लड़का ठीक होना चाहिए, श्री जिंदल ने सोचा। विक्रांत जिंदल का गुस्सा अपने चरम पर था। हथियारों को संभालते समय वह सामान्य रूप से नहीं कांपते थे। हालांकि उनका हाथ अब कांप रहा था, जिसमें केवल एक छोटी रिवॉल्वर थी। विक्रांत जिंदल, जिनकी आंखें खून से लथपथ थीं, उनकी आवाज ने सभी को झकझोर दिया। सरिता, इतने सालों से शादीशुदा होने के बाद क्या मैं तुम्हारे लिए उस लड़के से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हूँ जिसे तुमने पहले कभी नहीं देखा? मेरी सारी मेहनत, मेरे सारे घंटे जो मैंने लगाए, क्या ये सब व्यर्थ जाएगा? हमारे परिवार को भारी नुकसान होगा। क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं ये सब किसके लिए कर रहा हूँ? ये तुम, विक्रांत जिंदल, हो जो हमारी शादी से पूरी तरह अनजान हो। मुझे तुम्हारे तथाकथित ऊंचे आदर्शों की परवाह नहीं है। मैं अपने बच्चों को बड़ा और समृद्ध होते देखने के लिए शांति से जीना चाहती हूँ, हर बार परिवार के पुनर्मिलन में खुशी चाहती हूँ। हालांकि तुम मेरी योजनाओं को कम कर रहे हो और हमेशा अपने तरीके से कुछ थोप रहे हो। तुम किसी से भी ज्यादा जानते हो कि तुम ये सब किसके लिए कर रहे हो। मुझे यह मत बताओ कि तुमने मेरे लिए मुझे आकार दिया, मुझे ढाला, मेरे लिए ऐसा किया। क्या तुम अभी भी कहने वाले हो कि तुमने मेरे लिए सब कुछ किया? सरिता जिंदल ने श्री जिंदल को क्षमा प्रार्थी नजरों से देखा। ससुर जी, मैं इन सभी वर्षों में अनाथालय चलाने और अपने धन का प्रबंधन करने में बहुत व्यस्त रही हूँ। मेरे पास आपकी देखभाल करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। मुझे वास्तव में खेद है। मुझे शिवा के साथ जाने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद। एक माँ के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद मैं निश्चित रूप से आपकी सेवा करूंगी। बोलने के बाद सरिता जिंदल ने मुड़कर शिवा की पीठ पर धक्का दिया। शिवा, तुम आगे चलो, माँ तुम्हारे पीछे होगी, चिंता मत करो। उसने ट्रिगर खींचने की हिम्मत नहीं की। शिवा निराश और जटिल भावनाओं से भर गए जब सरिता जिंदल ने ऐसे बात की जैसे ये कुछ मामूली बात हो। मुझे किसी प्रेमिका या माँ की जरूरत नहीं है जो मेरे लिए गोली खाए। जैसे ही शिवा ने बात की, उन्होंने विक्रांत जिंदल की बंदूक को पीछे छोड़ते हुए सरिता जिंदल को सामने धकेल दिया। प्रसन्न होकर सरिता जिंदल ने कहा, शिवा, क्या तुमने मुझे अपनी माँ कहा? तुमने मुझे स्वीकार कर लिया है ना? शिवा ने उनका जवाब नहीं दिया। अपने एक हाथ को सरिता जिंदल के कंधे पर रखकर वह उन्हें उस दिशा में ले गए जिधर वह जा रहे थे। शिवा को पता था कि सरिता जिंदल पूरी तरह से अपने एड्रेनालाइन के बल पर चल रही थी, वरना वह बहुत पहले बेहोश हो जाती।
उन्होंने अनुमान लगाया कि सरिता जिंदल ने पिछले कुछ दिनों से न कुछ खाया था, न पिया और न ही सोई थी। शिवा को खुशी थी कि उन्होंने अंजलि की सलाह मानी। यह महिला धीरे धीरे बिगड़ रही थी और अगर वह आज नहीं आए होते तो स्थिति और खराब हो सकती थी। विक्रांत जिंदल जैसे व्यक्ति अपनी गलती कभी नहीं मानेंगे। जब हम वापस पहुंचेंगे तो नहा लेना और कुछ खा लेना। तुम्हें अब तक बहुत भूख लगी होगी। घर बहुत बड़ा है, तुम पहले भी वहां आ चुकी हो। मैं दाई से तुम्हारे लिए एक कमरा तैयार करने के लिए कहूंगा। बस कुछ देर शांति से आराम करो, शिवा ने कहा। ये पहली बार था जब वह अपनी माँ के इतने करीब थे। शिवा को अपनी माँ से बात करने का कोई अंदाजा नहीं था, इसलिए उन्होंने सादा और ईमानदार रहने की पूरी कोशिश की। सरिता जिंदल अपने आंसुओं के अजेय प्रवाह को पोंछने के लिए अपने हाथ से आगे बढ़ी। प्रसन्न होकर उन्होंने ऐसी आवाज निकाली जैसे वह बुदबुदा रही हो। ठीक है माँ, तुम्हारी बात मानेगी। जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा। सरिता जिंदल को उम्मीद थी कि शिवा वास्तव में उन्हें माँ कहना शुरू कर सकते हैं। हालांकि वह जानती थी कि शिवा ने पहले ही अपने विचारों के माध्यम से उन्हें स्वीकार करना शुरू कर दिया था। ये काफी था कि वह अतीत को भूलने के लिए तैयार थे। शिवा के लिए उन्हें तुरंत अपनी माँ के रूप में स्वीकार करना यथार्थवादी नहीं था, क्योंकि वह 20 साल से अधिक समय से उनसे नहीं मिले थे। उनके बीच एक बड़ा अंतर था जिसे बहुत सारे प्यार से पाटने की जरूरत थी। हालांकि वह मानती थी कि जब तक शिवा उनसे मिलने के लिए तैयार हैं, तब तक एक दिन आएगा जब वे ठीक से बातचीत कर सकेंगे। रुक जाओ, क्या तुम इस तरह चले जाओगे? क्या तुम्हें लगता है कि मैं ट्रिगर खींचने की हिम्मत नहीं करूंगा? बाकियों द्वारा नजरअंदाज किए जाने के कारण विक्रांत जिंदल और अधिक उत्तेजित हो गए। उनकी बांह आखिरकार हिलना बंद हो गई, जबकि उन्होंने सुरक्षा स्विच को बंद कर दिया। शिवा और सरिता जिंदल अपने कदमों पर रुक गए। चिंतित होकर सरिता जिंदल ने पीछे देखा और कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शिवा ने पहले आवाज दी। मैं यही खड़ा हूँ, बंदूक तुम्हारे हाथ में है। तुम ट्रिगर खींचने की हिम्मत करते हो या नहीं, यह मुझ पर नहीं बल्कि तुम पर निर्भर करता है। बोलने के बाद शिवा ने सरिता जिंदल को वापस कर दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। चिंता ने सरिता जिंदल के चेहरे को भर दिया। विक्रांत जिंदल के बारे में उनकी समझ के आधार पर वह शिवा को गोली मारने के लिए इतना आगे नहीं जाएंगे। हालांकि वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, भले ही इसका थोड़ा सा भी जोखिम हो। हालांकि शिवा बेहद शांत दिख रहे थे, इसलिए सरिता जिंदल को नहीं पता था कि क्या कहना है। चुपचाप उन्होंने प्रार्थना की कि विक्रांत जिंदल कुछ भी मूर्खतापूर्ण न करें, अन्यथा उनकी शादी वास्तव में खत्म हो जाएगी। हालांकि सरिता जिंदल ने विक्रांत जिंदल के वर्तमान क्रोध को कम आंका था। जब सरिता जिंदल ने शिवा के साथ बिना पीछे मुड़े चली गई, तो विक्रांत जिंदल को लगा जैसे पूरी दुनिया ने उन्हें धोखा दिया हो। उनके दिल में जो पीड़ा महसूस हुई वह 1 ट्रिलियन चींटियों द्वारा काटे जाने के समान थी, जिससे विक्रांत जिंदल की नज़र अपने चरम पर पहुंच गई। उनके दिमाग में सरिता जिंदल को दिए गए व्यवहार में प्यार, सहनशीलता और देखभाल शामिल थी। क्यों विक्रांत जिंदल सरिता जिंदल के जाने के अटल निर्णय को समझ नहीं पाए? अपनी उम्र के हर व्यक्ति के बीच एक उच्च पद धारण करते हुए ऐसे बहुत कम लोग थे जो उनके गुणों का मुकाबला कर सकें। वह एक महिला के प्रति इतने वफादार थे, लेकिन उसने उन्हें एक मूर्ख लड़के के लिए छोड़ने का फैसला किया जो उनके भविष्य और परिवार के विकास को प्रभावित करेगा। भले ही मेरा खून उस लड़के में बहता हो, वह उस महिला को नहीं छीन सकता जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। विक्रांत जिंदल अब अपने विचारों को तर्कसंगत नहीं बना सके। उग्र क्रोध ने उन्हें हिंसक रूप से ट्रिगर खींचने के लिए मजबूर किया। धम, गलियारे में गूंजने वाली आवाज गूंजी। सरिता जिंदल का शरीर डर से कांप गया। पहले तो वह स्तब्ध रह गई, लेकिन जल्द ही उन्हें दिल का दर्द महसूस हुआ, जिससे वह घबरा गई। शिवा, सरिता जिंदल जल्दी से मुड़ी। उन्हें लगा कि शिवा को गोली लग गई है। हालांकि उदासीन दिखने वाले शिवा ने मुस्कुराने के लिए उनका सिर घुमाया। उसी समय विक्रांत जिंदल, जो आखिरकार बंदूक चलाने के बाद शांत हो गए थे, जैसे कि उन्होंने अभी अभी एक भूत देखा हो, शिवा की पीठ को घूरते हुए उनका मुंह खुला था, जबकि वह एक शब्द भी बोलने में असफल रहे। न केवल विक्रांत जिंदल स्तब्ध थे, उनके आसपास के सैनिक सभी चकित थे। उन्होंने शिवा की पीठ को देखा, जिसमें उन्हें जादुई गुण महसूस हुए। श्री जिंदल और बुजुर्ग महिला ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया और सिर हिलाया, उनकी आंखों में स्वीकृति झलक रही थी। सरिता जिंदल ने देखा कि शिवा ठीक लग रहे थे। क्या वह चूक गए? लेकिन वह इतनी नजदीकी दूरी पर कैसे चूक सकते थे?
वह एक उड़ते मच्छर को भी मार सकते थे, उन्होंने सोचा। जैसे ही सरिता जिंदल ने घटनाओं पर संदेह किया, वह एक नज़र डालने के लिए पीछे गई, आखिरकार यह समझने से पहले कि पूरा दृश्य मौन में क्यों था। शिवा से लगभग 3 फीट दूर एक सुनहरा, बीज के आकार का दाना हवा में तैरता हुआ दिखाई दे रहा था। क्या ये गोली है? शिवा पर चलाई गई गोली। सरिता जिंदल के दिमाग में जटिल विचारों की एक श्रृंखला उभरी। उन्होंने शिवा को देखा, फिर विक्रांत जिंदल को। ये सुनिश्चित करने के बाद कि यह एक गोली थी, वह पूरी तरह से अवाक हो गईं। इस तरह की चीजें केवल फिल्मों में होती हैं। सबसे अच्छा हिस्सा ये था कि ये जादुई प्रदर्शन का अंत नहीं था। सरिता जिंदल ने सुना कि शिवा ने हल्के से भनभनाया। हवा में लटकी हुई गोली एक सुनहरी सीधी रेखा बन गई। गोली मार, खनक। गोली सीधे विक्रांत जिंदल की रिवॉल्वर में जा लगी, जो ध्वनि की गति से तेज थी। भारी बल के प्रभाव से बंदूक विक्रांत जिंदल के हाथ से छूट गई। धातु की खनखनाहट की ध्वनियों की श्रृंखला ने सभी को भ्रमित कर दिया। इससे पहले उपस्थित लोगों को संदेह था कि उन्होंने क्या देखा और सुना। हालांकि जमीन पर पड़ी रिवॉल्वर इस बात का सबूत थी कि घटनाओं की श्रृंखला हुई थी। यह क्या है? क्या ये कोई अलौकिक शक्ति है? शिवा ने अपना सिर पीछे किया और विक्रांत जिंदल को घृणास्पद मुस्कान के साथ देखा। मेरे पास एक सनक है। मुझे धमकी दी जाना पसंद नहीं है और मुझे बंदूक ताने जाने से नफरत है। हालांकि बूढ़े व्यक्ति ने मुझसे कहा कि चूंकि तुमने मुझे जन्म दिया है, इसलिए मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से किसी को कुछ भी देना पसंद नहीं करता। इसलिए मैंने तुम्हें पहले अपनी बंदूक तानने से नहीं रोका। अगर गोली मेरे दिल में लगी होती तो यह मुझे मार देती। मैं इस कृत्य को तुम्हारे द्वारा दिए गए ऋण को शून्य करने की घोषणा करता हूँ। लेकिन यह मेरी समस्या नहीं है कि तुम मुझे मारने में विफल रहे। ये तुम्हारी अपनी अक्षमता है। संक्षेप में, अब हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। कमांडर विक्रांत, मैं आपको सलाह देता हूं कि अब अपनी बंदूक मुझ पर न ताने और न ही कुछ ऐसा कहे जो मुझे नाराज कर सकता है। वरना तुम्हारी चलाई हुई गोली तुम्हारी बंदूक में वापस नहीं जाएगी। शिवा को इस बात की परवाह नहीं थी कि विक्रांत जिंदल ने कैसा देखा या महसूस किया। वह केवल ये कहना चाहते थे कि सब कुछ खत्म हो गया था। अगर विक्रांत जिंदल ने फिर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उन्हें बिना किसी हिचकिचाहट के मारना पूरी तरह से संभव था। कोई उन्हें रोकने के बारे में भी नहीं सोचेगा। सरिता जिंदल पहले सदमे से जागरूकता की स्थिति में लौटने में असफल रहीं। शिवा द्वारा सहारा दिए जाने के कारण वह धीरे धीरे सैन्य शिविर से बाहर चली गई, जबकि उनका दिमाग पहले शिवा के जादुई प्रदर्शन को दोहरा रहा था। विक्रांत जिंदल अनुपस्थित मन से अपनी मूल स्थिति में खड़े थे क्योंकि उन्होंने सरिता जिंदल को दूर ले जाया जा रहा देखा। वह जरा भी नहीं हिले। यह अज्ञात था कि वह डर गए थे या स्तब्ध। विक्रांत, श्री जिंदल ने कहा क्योंकि वह विक्रांत जिंदल की ओर चले। थके हुए दिखते हुए उन्होंने आह भरी और कहा, देवास्वप्न बंद करो। प्रधानमंत्री अशोक और बाकी अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अपने कार्यालय वापस जाओ। एपिसोड 375, रिश्वत जारी। विक्रांत जिंदल के कार्यालय का दरवाजा बंद था। कमरे में केवल 4 लोग थे, श्री जिंदल, बुजुर्ग महिला, विक्रांत जिंदल और अशोक गुप्ता। यहाँ तक कि अशोक गुप्ता के बेटे अरुण गुप्ता इस बातचीत को सुनने के योग्य नहीं थे। श्री जिंदल उस कुर्सी पर बैठे थे जो आमतौर पर विक्रांत जिंदल द्वारा उपयोग की जाती थी, जबकि विक्रांत जिंदल और अशोक गुप्ता 2 लकड़ी की कुर्सियों पर एक दूसरे के पास बैठे थे। थोड़ी देर सोचने के बाद श्री जिंदल ने कहा, प्रधानमंत्री अशोक, यह मामला पूरी तरह से एक आंतरिक मुद्दा रहा है। इसे उजागर नहीं करना चाहिए था, लेकिन चूंकि आपको कोई संदेह नहीं है और गुप्ता व जिंदल परिवारों के बीच अच्छे संबंध हैं, इसलिए ये ज्यादा मायने नहीं रखता अगर मैं आपको पूरी कहानी बताऊं। पिताजी, विक्रांत जिंदल ने तीखा विरोध किया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि श्री जिंदल इन मामलों को बाहरी लोगों के सामने प्रकट करने जा रहे हैं। इसके अलावा पहला व्यक्ति जिसे उन्होंने बताया वह भारत का वर्तमान प्रमुख था। अशोक गुप्ता ने विक्रांत जिंदल की घबराहट देखी। जल्द ही उन्होंने कहा, श्री जिंदल, मैंने शुरू में इसके बारे में नहीं पूछा होता अगर आपने इसका जिक्र नहीं किया। हालांकि चूंकि आप इसे मुझे समझाना चाहते हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आज की घटनाओं की पूरी गोपनीयता रखूंगा। हाँ, मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री एक भरोसेमंद व्यक्ति है, श्री जिंदल ने शिवा के बारे में संक्षिप्त कहानी बताने से पहले कहा। श्री जिंदल की अतीत की बात सुनकर अशोक गुप्ता दुखी दिखे। अगर आप दोबारा चुने नहीं गए होते तो भारतीय सरकार बहुत पहले ढह गई होती।
हालांकि आम लोग देश में आपके मेधावी योगदान को नहीं समझ सकते, कम से कम आपके जूनियर्स ने आपकी शिक्षाओं को ग्रहण किया है। यही सिद्धांत है जिसके कारण मैं आपके निधन के बाद भी आपको अपने सम्मानित गुरु के रूप में मानता रहा और गुप्ता परिवार को संभाला। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके चुने जाने से पहले इतनी दुखद घटना हुई थी। सौभाग्य से शिवा एक उत्कृष्ट व्यक्ति बन गया। एक तरह से ये कुछ अच्छी खबर लेकर आया। हम विक्रांत जिंदल ने तिरस्कार किया। वह दबंग और अहंकारी है। वह कैसे उत्कृष्ट है? उन्होंने पूछा। विक्रांत, श्री जिंदल ने जोर से डांटा। भविष्य में शिवा को उकसाना बंद करो। क्या तुम अभी भी उसकी शक्ति से इतने अनजान हो? विक्रांत जिंदल ने दांत पीसने से पहले सिर हिलाया। हालांकि वह अभी भी बेहद नाराज थे। वे जानते थे कि उनका लंबे समय से खोया बेटा असाधारण था, जिसने गोलियों को रोकने की उनकी क्षमता देखी थी। हालांकि शिवा कितना भी सक्षम क्यों न हो, विक्रांत जिंदल को लगता था कि वह उतना सराहनीय नहीं है जितना लोग उसे मानते हैं, क्योंकि उसने अपने पिता विक्रांत जिंदल की आज्ञाओं का पालन करने से इनकार कर दिया था। विक्रांत जिंदल का सबसे बड़ा डर ये था कि आज की घटनाएं मीडिया में लीक हो जाएंगी, जो 2 महीने बाद होने वाले उनके चुनावों को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा, जिससे उनकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। अशोक गुप्ता समझ गए कि विक्रांत जिंदल किस बात से चिंतित थे। विक्रांत, चिंता मत करो, अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारे चुनावों में तुम्हारी मदद करूंगा। क्या? विक्रांत जिंदल सुनी बात से चौंक गए। अशोक गुप्ता को एक निष्पक्ष व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अपनी स्थिति और शक्ति का उपयोग अपने पक्ष में करने के लिए करता। अशोक गुप्ता ने कहा, शिवा के मामले के कारण केंद्रीय समिति में तुम्हारे चुनाव को प्रभावित करना उचित नहीं होगा। सभी जानते हैं कि तुमने वर्षों में कितना प्रयास किया है। तुम्हें इस तरह के मामले से प्रभावित नहीं होना चाहिए। खबर सुनते ही विक्रांत जिंदल खुश हो गए। जब तक अशोक गुप्ता उनकी मदद करने को तैयार थे, तब तक चुनाव जीतने की उनकी संभावना बहुत अधिक थी। हालांकि इसका मतलब ये होगा कि उनकी सफलता किसी और के हाथों से आएगी। भले ही वह भविष्य में देश के नेताओं में से एक बनने में कामयाब हो जाएं, फिर भी उनकी पीठ पीछे मजाक उड़ाया जाएगा। आखिरकार, क्या मैं अब भी उससे कमतर हूँ? अशोक गुप्ता के पास ज्यादा खाली समय नहीं था। उन्होंने समय देखा और खड़े हुए। जाने से पहले वह थोड़ा हिचकिचाए और विक्रांत जिंदल से धीरे से बोले, विक्रांत, सरिता के साथ सामंजस्य बिठाने का समय निकालो। वह एक दयनीय महिला है। वह दुखी रहने की हकदार नहीं है। सिर झुकाकर विक्रांत जिंदल ने पावती में हल्की आवाज निकाली। हालांकि उनकी आंखों में किसी ने चमक नहीं देखी। अशोक गुप्ता को विदा करने के बाद श्री जिंदल ने मुड़कर विक्रांत जिंदल से कहा, तुम मेरे साथ आओ। विक्रांत जिंदल का दिमाग सवालों से भर गया था कि श्री जिंदल लगातार उनकी योजनाओं और शिवा के प्रति उनके पक्षपातपूर्ण व्यवहार को गलत क्यों ठहरा रहे थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात, वह शिवा की पृष्ठभूमि के बारे में सबसे ज्यादा उत्सुक थे। पिताजी को उसके बारे में इतना क्यों पता है, लेकिन उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या इसके पीछे कोई कहानी है? सैन्य रहस्य, रवि शर्मा का जिक्र कितना महत्वपूर्ण है। श्री जिंदल के पीछे चलते हुए विक्रांत जिंदल को सैन्य परिसर के पीछे पहाड़ी के पास एक आंगन में ले जाया गया। श्री जिंदल अपने लिए आरक्षित घर में गए। लाल लकड़ी के कैबिनेट से उन्होंने चर्मपत्र और रेशम से बनी एक मोटी किताब निकाली। किताब प्राचीन लग रही थी, लेकिन इसे बिल्कुल नई स्थिति में रखा गया था, क्योंकि यह जरा भी क्षतिग्रस्त नहीं थी। विक्रांत जिंदल ने किताब को देखते ही उस पर नजरें गड़ा दी। क्या ये परिवार की वंशावली है? हाँ, ये किताब जिंदल परिवार के प्रत्येक सदस्य का रिकॉर्ड रखती है। श्री जिंदल ने आंगन में एक पत्थर की मेज पर वंशावली रखने से पहले कहा। उन्होंने इसे सावधानी से खोला और पलटा। रेशम से बने पीले कागजों पर ब्रश से लिखे शब्द थे। जिंदल परिवार के प्रत्येक पूर्वज के नाम, उनकी जन्म और मृत्यु की तारीखों के साथ और संक्षिप्त विवरण नीचे लिखे गए थे। उनमें से कुछ रईस थे, जबकि अन्य साधारण लोग। विभिन्न प्रकार के लोग देखे जा सकते थे। श्री जिंदल ने किताब के पन्ने पलटते हुए कहा, हमारे परिवार को गुप्त और मौर्य वंशों के बीच कुछ समय के लिए ये वंशावली विरासत में मिली। ये 1-2 बार नष्ट हो गई, लेकिन अधिकांश जानकारी पुनर्प्राप्त कर ली गई। इस वंशावली में हमारे समय के अधिकांश पूर्वज कुलीन थे, हालांकि समय समय पर कुछ काली भेड़ें भी थीं। इतिहास के हर युग में जिंदल परिवार ने लगभग हर शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब वे मुझे शिक्षित कर रहे थे, आपके दादाजी ने एक बार कहा था, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ हो,
जिंदल परिवार के सभी लोगों को परिवार के सम्मान की रक्षा के लिए अपना जीवन जीना चाहिए और हर बार निर्णय लेते समय हमेशा परिवार के सदस्य के रूप में अपनी पहचान याद रखनी चाहिए। यही वह तरीका था जिससे आपका पालन पोषण हुआ, जैसे आपके पिता और आपके पूर्वजों ने आपके सामने। आपके दादाजी की पीढ़ी में हमारे परिवार को कुछ विदेशियों के हाथों बड़ा नुकसान हुआ। माना जाता है कि इस प्रक्रिया में हमारे आधे व्यवसाय खो गए थे। हालांकि आपके दादाजी ने परिवार के सम्मान की रक्षा के लिए एक सदस्य के रूप में अपने साहस पर भरोसा किया, भले ही इसका मतलब उनकी जान की कीमत चुकाना हो। आपके दादाजी की वजह से हमारा परिवार अपनी पूर्व गौरव को वापस लाने में कामयाब रहा। मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरी उपलब्धियां किसी भी तरह से प्रभावशाली थीं। आपके दादाजी की तुलना में मैं भाग्यशाली था, क्योंकि मैं जिंदल परिवार की प्रतिष्ठा के कारण चुना गया। श्री जिंदल ने विक्रांत जिंदल को उदासीन नजरों से देखा। आह भरते हुए उन्होंने कहा, विक्रांत, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किन चुनौतियों का सामना कर रहे हो, परिणाम की परवाह किए बिना उनमें से कोई भी कुछ नहीं दर्शाता। याद रखो कि तुम्हारा जीवन जो तुम्हें दिया गया था, वह जिंदल परिवार और इसके आदर्शों का हिस्सा होने के लिए था। तुम जो कुछ भी करते हो वह परिवार के सम्मान के प्रकाश में है, इसलिए तुम्हें वही करना चाहिए जो उचित है। तुम्हारी रैंक या जीवन शैली के बावजूद तुम्हें विवेक नहीं खोना चाहिए। इस तरह सदियों बाद हमारे नाम इस वंशावली में गहराई से उकेरे जाएंगे। विक्रांत जिंदल ने पत्थर की मेज पर अपने पूर्वजों की प्रतिभा से उत्कीर्ण वंशावली को देखा, जबकि उनकी आंखों में आग की लपटें भड़क उठीं। उत्साहित होकर उन्होंने कहा, पिताजी, मैं अब समझ गया हूँ। मैं निश्चित रूप से परिवार के लिए शर्मिंदगी का कारण नहीं बनूंगा। अपने बेटे की भावुक अभिव्यक्ति को देखकर श्री जिंदल भावुक हो गए। उन्होंने फिर पूछा, क्या तुम वास्तव में समझते हो कि अब परिवार के लिए सम्मान लाने का क्या मतलब है? हाँ, मैं समझता हूँ, मुस्कुराते हुए श्री जिंदल ने आह भरी। चूंकि तुम समझ गए हो, जाओ और वही करो जो तुम्हें करना चाहिए। मैंने जो कहा वह बकवास है जो तुम्हारा समय बर्बाद करता है। आपकी शिक्षाओं के लिए धन्यवाद पिताजी। विक्रांत जिंदल ने झुककर विदा ली और चले गए। श्री जिंदल ने अपने पतले और कमजोर हाथ से किताब पर जिंदल परिवार की वंशावली के सुनहरे बुने हुए शब्दों को छुआ, जैसे कि वह खुद से बात कर रहे हों। उन्होंने कहा, तुम दावा करते हो कि तुम समझते हो, लेकिन मुझे आश्चर्य है तुम वास्तव में इसे कितना समझते हो। इस समय बुजुर्ग महिला, जो चुपचाप श्री जिंदल के पीछे खड़ी थी, आगे आई और बोली, मास्टर, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे जबरदस्ती किया जा सके। हर किसी की अपनी नियति होती है। हाँ, हर किसी की अपनी नियति होती है, श्री जिंदल ने जवाब दिया। फिर वह कुछ सोचने लगे। सुनीता, शिवा की क्षमता के बारे में तुम क्या सोचती हो? बुजुर्ग महिला सुनीता मुस्कुराई, क्योंकि उसने श्री जिंदल के चेहरे को देखा, जो उच्च अपेक्षाएं रखता था। क्या आप उनकी मार्शल आर्ट क्षमता की बात कर रहे हैं? हाँ, पहले दिखाए गए प्रदर्शन को देखते हुए उनकी आंतरिक ऊर्जा अविश्वसनीय रूप से गहरी होनी चाहिए। क्या मैं सही हूँ? श्री जिंदल ने मुस्कुराते हुए पूछा। रवि शर्मा द्वारा दी गई जानकारी वास्तव में सटीक है। ये सटीक है। सुनीता के अत्यधिक झुर्रीदार चेहरे पर एक अनोखी मुस्कान उभरी। जब मुझे पता चला कि युवा मास्टर शिवा इतनी कम उम्र में संपूर्ण चक्र तक पहुंच गए हैं, मैं बहुत हैरान थी। यहाँ तक कि रमेश तिवारी के पास इस व्यक्ति की प्रतिभा नहीं थी। मेरे अनुमान के आधार पर यह निश्चित है कि युवा मास्टर शिवा में अगले चरण तक आगे बढ़ने की क्षमता है। कुंजी को समझने से पहले ये केवल समय की बात है। श्री जिंदल पहली बार गंभीर दिखे और जल्द ही बेहद प्रसन्न हुए। वास्तव में, क्या शिवा वास्तव में कुंजी को समझने में सक्षम है? युवा मास्टर शिवा हिमालय की लंबे समय से खोई हुई तकनीक, अनंत समाधान पुनर्जनन शास्त्र का अभ्यास करते हैं। उन्हें ये समझना चाहिए कि उस तकनीक की आंतरिक ऊर्जा का 9वां स्तर उन्हें ये एहसास कराएगा कि उन्होंने बीच में ही रुक दिया था। जैसे जैसे उनकी आंतरिक ऊर्जा की समझ धीरे धीरे गहरी होगी, वे जल्द ही एक नए स्तर पर प्रगति करेंगे, सुनीता ने आत्मविश्वास से कहा। हा, श्री जिंदल आराम से हंसे। उस समय मुझे यकीन है कि वह परेशान होगा। परेशान? आप ऐसा क्यों कहते हैं मास्टर? सुनीता ने पूछा। श्री जिंदल बोले, वह शक्तिशाली की विरासत प्राप्त करने के बाद खुद को दुनिया के शीर्ष पर मान रहा होगा। हालांकि किसने सोचा था कि वह हमेशा दूसरों की नज़र में एक चींटी ही रहेगा। मैं समझी। सुनीता ने सिर हिलाया। उसकी मुस्कान ने उसकी पलकों को एक साथ ला दिया, जिससे उसके चेहरे पर 2 रेखाएं बन गईं। एपिसोड 376 रिश्वत जारी। ड्रैगन गार्डन में विला के अंदर
शिवा लिविंग रूम के सोफे पर बैठे थे, अकेले टेलीविजन पर उबाऊ राजनीतिक समाचार देख रहे थे। आलस्य में वह बोरियत से बाहर निकला। वह अपनी पाइपिंग हॉट दार्जिलिंग चाय के मग को लेने के लिए आगे बढ़े। ये गहरे भूरे रंग का एक अच्छा मिश्रण था, जो सफ़ेद भाप के विपरीत था जो मग के ऊपर तैर रही थी। चाय पीने से पहले इसकी तेज गंध उनकी नाक में भर गई। शिवा ने एक छोटा घूंट लिया। सचमुच वह इस तरह चाय पीने का शौकीन नहीं था। हालांकि वह अभी चाय पीने के मूड में नहीं थे। उनका लगभग सारा ध्यान रसोई पर केंद्रित था। चारों महिलाएं लगभग 1 घंटे से बातचीत कर रही थीं, रसोई को हर तरह की हंसी से भर रही थी। इसके अलावा अजीब हंसी की आवाज़ें भी वहां से गूंजती थीं। यहाँ तक कि आमतौर पर गंभीर अंजलि कभी कभी ठहाके लगाती थी। शिवा को अपनी मौजूदगी से अनजान रखा गया। एक साधारण भोजन तैयार करने में 4 महिलाओं और 2 घंटे से ज़्यादा समय कैसे लग सकता है? दाइमा को आमतौर पर 1 घंटे से भी कम समय लगता है जब वह अकेले खाना बनाती हैं। इसके अलावा ये तीसरा दिन था जब शिवा का भोजन काफ़ी देर से तैयार हुआ। समस्या का मूल कारण सरल था, सरिता जिंदल यहाँ थी। सरिता जिंदल के आगमन ने बातचीत के नए विषयों को जन्म दिया। घर में गपशप नाटकीय रूप से बढ़ गई थी। इसका कारण 3 दिन पहले शुरू हुआ था। 3 दिन पहले जब शिवा सरिता जिंदल को घर लाए, अंजलि, रिया और दाई माँ सभी हैरान रह गए। अंजलि को पता था कि शिवा सरिता जिंदल से मिलने गए थे, लेकिन उन्हें अपने घर लाने की उम्मीद नहीं थी। सरिता जिंदल भी अस्थायी रूप से उनके घर पर रहना चाहती थी। अंजलि ने शर्माते हुए कहा कि उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। उनके गोरे, आकर्षक गाल पके आलू की तरह लाल हो गए। देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक की सीईओ, जिन्हें हजारों कर्मचारियों से निपटने में कोई समस्या नहीं थी, सरिता जिंदल के सामने घबरा गईं। कानूनी रूप से वह उनकी सास थीं। मैडम सरिता, आपसे मिलकर अच्छा लगा। यह अंजलि के जीवन में पहली बार था जब उन्हें नहीं पता था कि किसी को क्या कहना है। उसी समय उन्हें सरिता जिंदल का ईमानदारी से स्वागत करने का इशारा करना था। बर्फीली सुंदरता को वास्तव में इस दिन का सामना करना पड़ा। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि सरिता जिंदल को कैसे संबोधित करना है। अगर मैं उन्हें माँ कहूँ तो क्या मैं ज़्यादा अनुमान लगा लूँगी? इसके अलावा मेरे लिए उन्हें इस तरह बुलाना बहुत मुश्किल है। क्या मुझे मिस सरिता कहना चाहिए? हालांकि वह वास्तव में युवा दिखती हैं, फिर भी वह मेरी बड़ी हैं। उन्हें मैडम सरिता बुलाने से मैं उदासीन लगूंगी। अंजलि को भयंकर सिरदर्द हो रहा था। रिया को ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। वह काफ़ी समय से सरिता जिंदल को जानती थी। उन्हें चाची सरिता कहना था। चूंकि दाई माँ सरिता जिंदल से कुछ साल बड़ी थी, इसलिए उन्हें अजीब महसूस करने की कोई बात नहीं थी। स्वाभाविक रूप से उन्होंने सम्मान दिखाने के लिए उन्हें मैडम सरिता कहा। सरिता जिंदल ने शिवा से पूछा कि दाई माँ कौन है, फिर एक एक करके सभी का अभिवादन किया। जब अंजलि की बारी आई तो उन्होंने शिवा को देखा, जिसने उदासीन, निर्विकार भाव दिया। फिर उन्होंने अंजलि से कहा, तुम्हें अंजलि होना चाहिए। हम कुछ समय पहले मिले थे, लेकिन हम ठीक से परिचित नहीं हो पाए। मुझे उम्मीद है कि हम अच्छे से संबंध बना सकेंगे। अंजलि अचानक बेहद शर्मीली हो गईं। सरिता जिंदल का मतलब स्पष्ट था। उन्होंने अंजलि को अपनी बहू के रूप में देखना शुरू कर दिया था, जिसका मतलब था कि शिवा ने उन्हें अपनी मां के रूप में स्वीकार कर लिया था। इसके अलावा उन्होंने इस बहू को भी स्वीकार करने की योजना बनाई, जो अचानक सामने आई थी। शिवा वास्तव में इस समय उलझन में थे। उन्होंने अचानक एक मां को घर ला लिया था। चूंकि यह पहली बार था कि उनकी मां आसपास थी, इसलिए उन्हें इसकी आदत पड़ना अजीब और मुश्किल लग रहा था। वह गलती से गलत रास्ते पर भी चले गए थे जब पहले घर चला रहे थे, इसलिए वह इस मूड में नहीं थे कि अंजलि और सरिता जिंदल कैसे बातचीत करेगी। जब शिवा पहले गाड़ी चला रहे थे तो उन्होंने गुप्त रूप से सच्ची ऊर्जा का उपयोग करके सरिता जिंदल के मेरिडियन को मजबूत किया ताकि वह थकान महसूस न करें। सभी ने सरिता जिंदल का स्वागत किया और उन्हें सोफे पर बिठाया। दाई माँ ने बातचीत शुरू करने से पहले असम चाय का एक पॉट उबाला। आमतौर पर उन्होंने पूछा कि शिवा के परिवार के सदस्य अचानक क्यों आए और सरिता जिंदल कहाँ रहने की योजना बना रही थी। अंजलि, तुम्हारी माँ शालिनी शर्मा है ना? सरिता जिंदल ने अंजलि से धीरे से पूछा, जिसने तुरंत तीनों महिलाओं को चौंका दिया। अंजलि का शरीर कांप गया और उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। उनके चेहरे की अभिव्यक्ति घबराहट से विस्मय में बदल गई, जिसने उन्हें अंततः अपनी सामान्य शांति वापस पाने की अनुमति दी।
मैडम सरिता, आपको कैसे पता चला? अंजलि उत्सुक थी कि वह कैसे जानती थी। यहाँ तक कि दाई माँ, जो शर्मा परिवार के वंश से परिचित थी, ने सरिता जिंदल को अजीब नजरों से देखा। उन्हें समझ नहीं आया कि वह अंजलि की मां के बारे में क्यों जानती थी। जब शालिनी शर्मा ने अरुण शर्मा से शादी की तो उन्होंने एक शांत जीवन जिया और बाहरी दुनिया से सीमित संपर्क रखा। शर्मा परिवार के अधिकांश लोग विदेश में रहते थे और शालिनी शर्मा के संपर्क में नहीं थे। जब अंजलि हाई स्कूल में थी तो शालिनी शर्मा का जीवन रक्त कैंसर के कारण चुपके से समाप्त हो गया। वास्तव में शालिनी शर्मा का व्यक्तित्व अंजलि से बहुत अलग नहीं था, ठंडा और अलग थलग, शायद इसलिए कि उनके पति लगातार शराब पीते और दूसरी महिलाओं के साथ समय बिताते थे, अपने घर की देखभाल करने में असफल रहे। अंजलि को कभी अपनी मां के साथ सामान्य परिवारों की तरह बातचीत करने का मौका नहीं मिला, लेकिन उनका अकेला और ठंडा व्यवहार काफी हद तक उनकी मां से प्रभावित था। ठंडक को छोड़कर उन्होंने अंजलि के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। इन सभी वर्षों में किसी ने अंजलि के सामने उनकी मां का नाम नहीं लिया था। अंजलि ने जो सबसे ज्यादा सोचा वह उनकी दादी थी, न कि उनकी मां। सरिता जिंदल ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। वास्तव में मुझे तुम्हारी समानता के कारण लगा कि तुम संबंधित हो, लेकिन मैं पहले निश्चित नहीं थी। जब मुझे पता चला कि तुम सूर्या इंटरनेशनल की सीईओ हो तो मुझे अंततः यकीन हो गया कि तुम शालिनी की बेटी हो। अंजलि, मैं वास्तव में तुम्हारी मां के साथ सबसे अच्छी दोस्त के रूप में बड़ी हुई। हम एक ही स्कूलों में गए और एक ही विश्वविद्यालय में दाखिल हुए। अंजलि कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गई। उनकी मां की धुंधली यादें उनके दिमाग में छा गई। उनकी आंखों में हल्का पानी आ गया। क्या ये सच है? मेरी मां, उन्होंने पहले इसका जिक्र नहीं किया था। जब मैडम जीवित थी वह एक असाधारण शांत व्यक्ति थी। उन्होंने निश्चित रूप से मैडम सरिता के बारे में पहले बात नहीं की थी, दाई मां ने आह भरते हुए कहा। सरिता जिंदल के चेहरे पर दुख छा गया। आह भरते हुए वह शिवा की ओर मुड़ी और मुस्कुराई। शिवा, मुझे विश्वास है कि यह जादू का काम है। ये नियति है। मुझे लगता है जब मैं छोटी थी मैंने शालिनी से कहा था कि जब हम भविष्य में बच्चों को जन्म देंगे तो हम उन्हें एक दूसरे के साथ भाई बहन की तरह व्यवहार करने देंगे, अगर वे दोनों लड़के या लड़कियां हों, और अगर वे अलग अलग लिंग के हों तो उनकी शादी कराएंगे। मूल रूप से हमारी अक्षमता के कारण मैंने तुम्हें खो दिया था। मुझे लगा कि मैं कभी अपना वादा पूरा नहीं कर पाऊंगी। हालांकि आकाश ने कुछ और सोचा और कई साल बाद तुम दोनों की शादी हो गई। शिवा ने अंजलि को देखा, जो उदास दिख रही थी। उन्होंने देखा कि वह अतीत को याद करने में डूबी थी। इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। मुझे लगता था कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा और अपना पूरा जीवन अकेले ही जीऊंगा। शिवा के शब्दों को सुनकर अंजलि सचेत हुई। उनकी नज़र, जो जटिल भावनाएं लिए थी, शिवा से मिली। अंजलि ने अपने होठों को हल्के से हिलाया, जबकि उनके गाल गुलाबी हो गए। जाहिर तौर पर नियति और भाग्य जैसी बातें उन्हें शर्मिंदगी महसूस कराती थीं, लेकिन साथ ही उन्हें ये प्यारा भी लगता था। सरिता जिंदल ने जो कहा उसे सुनकर रिया निराश हो गई। भाई शिवा और अजी दीदी वास्तव में एक साथ होने के लिए बने थे। जल्द ही सरिता जिंदल ने याद करते हुए कहा, 20 साल से ज्यादा पहले मेरी शादी जिंदल परिवार में हुई थी, जबकि शालिनी की अरुण शर्मा से शादी हुई थी। चूंकि दिल्ली मुंबई से बहुत दूर थी और मुझे यात्रा करने का मौका नहीं मिला, शालिनी के व्यक्तित्व के अलावा हम हर गुजरते साल के साथ दूर होते गए। कुछ साल पहले मैंने अचानक एक सहपाठी से सुना कि शालिनी का बीमारी के कारण निधन हो गया, जिसने मुझे लंबे समय तक दुखी रखा। मान जी, क्या आप हमें माँ के अतीत के बारे में बता सकती हैं? मेरी याद में, मुझे याद है, माँ अकेले बालकनी में बैठती थी, बिना एक शब्द बोले पूरी दोपहर तक दूर देखती रहती थी, अंजलि ने शर्मिंदगी महसूस करते हुए कहा। उनके दयनीय रूप ने करुणा को जन्म दिया। सरिता जिंदल ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, अंजलि, जब अंतरंगता की बात आती है तो तुम मुझे मैडम सरिता कहकर हमें दूर कर देती हो। तुम्हारी माँ और मैं सबसे अच्छी दोस्त थी। इसके अलावा तुम्हें मुझे मैडम नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि तुमने शिवा से शादी की है। हालांकि अगर तुम्हें मुझे ऐसा बुलाना मुश्किल लगता है तो तुम रिया का अनुसरण कर सकती हो और मुझे माली सरिता कह सकती हो। ये पर्याप्त होगा। इस तरह बुलाने की आदत पड़ने में समय लग सकता है। दाई माँ ने बार बार अंजलि को आंख मारते हुए इशारा किया। जाहिर था दाई माँ को उम्मीद थी कि अंजलि अपनी सास के साथ जल्दी से बेहतर संबंध बना ले। नतीजतन उन्हें मां जी बुलाना सबसे उचित था। हालांकि अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा,
माली सरिता, अपनी शक्ति से बचते हुए। इसके बाद सरिता जिंदल ने संक्षेप में शालिनी शर्मा के अतीत के बारे में बहुत कुछ बताया। चारों महिलाओं ने शालिनी शर्मा की कुछ हरकतों पर जोर शोर से हंसी। अंजलि को पता चला कि उनकी मां ने अपना पूरा जीवन एकांत में नहीं बिताया था। सरिता जिंदल को कई सामाजिक आयोजनों में भाग लेने का अवसर मिला और उन्होंने वर्षों में कई अनाथाश्रय स्थापित किए। स्वाभाविक रूप से वह सामाजिकता में उत्कृष्ट थी। उनकी मौजूदगी के कारण घर में अक्सर हंसी की आवाजें सुनाई देती थीं। शिवा को कुछ अटपटा सा लगा। चूंकि उनकी मां अंजलि की मां की सबसे अच्छी दोस्त थी, तो फिर उन्होंने शालिनी शर्मा की कब्र पर जाकर इतने सालों तक उनके निधन के बाद सम्मान क्यों नहीं दिया। इसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह शादी के बाद कितनी व्यस्त थी, उनके पास इतने सालों तक अंजलि की मां से न मिलने का कोई कारण नहीं था। हालांकि ये सवाल शिवा के दिमाग में गौण थे और वह पूछने के लिए बहुत आलसी थे। फिर भी उन्हें इस बात से नफरत थी कि इन महिलाओं ने अतीत की बातों को चर्चा करने के लिए भोजन तैयार करने का समय चुना। शिवा ने सुबह की खबरें और दोपहर की खबरें देख डालीं। अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो उन्हें फिर से सुबह की खबरें देखनी पड़ेंगी। अरे, क्या आप लोग अभी तक तैयार हुए? मुझे बहुत भूख लगी है। शिवा आखिरकार खुद को और रोक नहीं पाए। रसोखाने में से दाई मां ने जवाब दिया, युवशा, जरा धीरज रखिए, ये जल्दी ही तैयार हो जाएगा। हम अब व्यंजन बाहर ला रहे हैं। थोड़ी देर बाद चारों महिलाओं ने कटोरे और चम्मचों के साथ रसोखाने से कुछ व्यंजन लाए। मछली की एक थाली रखते हुए सरिता जी डूब गईं और बोली, शिवा, तुम इस घर में इकलौते मर्द हो। भले ही तुम खाना नहीं बना सकते, कम से कम तुम थालियां बाहर लाने में मदद कर सकते हो ना। तुम दाई माँ और बाकियों को सारा घर का काम क्यों करने दे रहे हो? एक माँ अपने बेटे को उसके शुद्धतम रूप में शिक्षित करती है। जीवन की विभिन्न कठिनाइयों का अनुभव करने के बाद वह एक समझदार व्यक्ति थी। हालांकि उनका दिल शिवा के प्रति अपराधबोध से भरा था, फिर भी वह एक माँ के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाने की पूरी कोशिश करती थी। उसी समय उन्होंने नहीं सोचा कि शिवा का हर तरह से पालन करना उसे चुकाने का सही तरीका है। उन्हें उम्मीद थी कि वह परिवार को विरासत में देने के लिए शिव को बेहतर चरित्र वाला बना सकती थी। कम से कम 3 दिन से थोड़ा ज्यादा समय तक घर में रहने के अनुभव से उन्होंने कुछ मुद्दों को समझ लिया था। उदाहरण के लिए, घर, गाड़ी और बाकी सब कुछ अंजलि का था। तो क्या मेरा बेचारा बेटा एक गरीब साथी है? इसके अलावा शिव और अंजलि स्पष्ट रूप से अलग अलग कमरों में सोते थे। हालांकि वह ये नहीं बता सकती थी कि उनके बीच रात की गतिविधियां होती हैं या नहीं। वह जानती थी कि वे उस तरह के जोड़े नहीं हैं जो दिन भर एक दूसरे से चिपके रहते हैं। इस उम्र में अलग कमरों में सोना, उनके बीच कुछ गड़बड़ होनी चाहिए, सरिता जिंदल ने सोचा। सरिता जिंदल आसानी से देख सकती थी कि अंजलि शिवा के लापरवाह रवैये से असंतुष्ट थी। उनकी आलसीपन, लापरवाही, कभी कभी की असभ्यता और बेतुकी सोच निश्चित रूप से अंजलि जैसी लड़की के गुणों से मेल नहीं खाती थी। वह कभी कभी एक माँ होने के नाते भी उनके व्यवहार को स्वीकार नहीं कर सकती थी। नतीजतन अंजलि के कुछ करने से पहले सरिता जिंदल को लगा कि उन्हें अपने बेटे की बुरी आदतों को सुधारना होगा, इस उम्मीद में कि उसे एक ऐसा पुरुष बनाया जाए जो वास्तव में अंजलि के सामने गर्व कर सके। हालांकि वह समझती थी कि वह क्या करने जा रही है। उनका एक हिस्सा शिवा को वह करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहता था जो वह नहीं करना चाहता। माता पिता अपने बच्चों को नुकसान पहुंचाने या दुखी करने के लिए कुछ नहीं करते। सरिता जिंदल चाहती थी कि शिवा दिन के अंत में एक अच्छा जीवन जिए। सरिता जिंदल के व्याख्यान को सुनने के बाद शिवा ने अपने सिर के पीछे खरोंच की। वह आमतौर पर घर का काम नहीं करते थे। इस घर में आने के बाद से दाई मां ने सब कुछ संभाल लिया था, इसलिए उन्होंने कभी नहीं सोचा कि उन्हें मदद करनी चाहिए। सरिता जिंदल की शिकायत से वह नाराज नहीं हुए, बल्कि उनके दिल में एक अजीब गर्माहट महसूस हुई। शर्माते हुए वह मुस्कुराए और रसोखाने में 2 सबसे गर्म थालियां लेने के लिए दौड़े। अंजलि को उम्मीद नहीं थी कि शिवा सरिता जी के प्रति इतने आज्ञाकारी होंगे। ये कुछ ऐसा था जिसके लिए वह हमेशा शिवा से मदद मांगना चाहती थी, लेकिन उन्हें कभी नहीं लगा था कि शिवा उनकी बात सुनेंगे। उन्होंने सरिता जिंदल की ओर देखा और पाया कि सरिता भी उन्हें देख रही थी। दोनों महिलाओं की नजरें मिली। सरिता जिंदल ने अंजलि को आंख मारी। अंजलि ने जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया। उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई क्योंकि सरिता जिंदल को पता था कि वह क्या सोच रही थी। हालांकि उनके होंठों के कोनों पर एक हल्की मुस्कान देखी जा सकती थी। एपिसोड 377 रिश्वत जारी।
दोपहर के भोजन के दौरान शिवा ने देखा कि बड़ा सूप का कटोरा, जिसका वह आमतौर पर उपयोग करते थे, बाहर नहीं निकाला गया। चूंकि उनकी भूख अतृप्त थी, इसलिए उन्हें एक बार में बड़ी मात्रा में भोजन लेना पसंद था। नतीजतन उन्होंने दाई माँ को उनकी खाने की शैली के लिए एक अतिरिक्त बड़ा सूप का कटोरा तैयार करने के लिए कहा था। दाई माँ ने देखा कि शिवा कटोरे की तलाश में थे। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, युवशा, मांझी सरिता ने कहा कि अब आपको खाने के लिए सूप के कटोरे का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। क्या? क्यों? शिवा ने सरिता जिंदल की ओर देखा। क्या मेरी माँ मुझे बहुत ज्यादा प्रतिबंधित नहीं कर रही है? सरिता जिंदल ने गला साफ करने के लिए खांसा। हालांकि हम घर पर हैं, फिर भी तुम्हें इतनी जल्दी खाना नहीं चाहिए, जैसे कि तुम्हारा भोजन छीन लिया जाएगा, नहीं यह गायब हो जाएगा। इसके अलावा तुम हर बार खाने में इतना हंगामा करते हो। मुझे पता है कि तुम इस तरह खाने के आदी हो, लेकिन अंजलि और रिया जैसी लड़कियां तुम्हें इस तरह खाते देखकर असहज महसूस करती हैं। शिवा ने मुस्कुराकर पूछा, रिया, मेरे साथ ईमानदार रहो। क्या मेरे खाने का तरीका तुम्हारी भूख को प्रभावित करता है? रिया एक ईमानदार लड़की थी, इसलिए वे झूठ नहीं बोलती थी। थोड़ा हकलाने के बाद उन्होंने धीरे से कहा, वास्तव में यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। जब मैंने भाई दीज को खाते देखा तो मुझे लगता था कि भोजन स्वादिष्ट है, लेकिन इससे पहले कि मैं खाना शुरू करूं, मैं ये देखकर तृप्त हो जाती हूं कि आपने कैसे खाया। शिवा तुरंत शर्मिंदा हो गए। उन्हें वास्तव में नहीं पता था कि उन्होंने ऐसी छाप छोड़ी थी। इसके बाद उन्होंने अंजलि को देखा, लेकिन केवल एक मुझसे मत पूछो भाव मिला। उन्हें जल्दी ही एहसास हुआ कि उनका खाने का व्यवहार वास्तव में अनुचित था। तो फिर थोड़ा बड़ा कटोरा क्या हुआ? ये कटोरा तो बहुत छोटा है, इसमें बस चावल के कुछ कौर ही आ सकते हैं, शिवा ने सरिता जिंदल से उदास होकर कहा, क्योंकि उन्होंने हथेली के आकार का कटोरा पकड़ा था। सरिता जिंदल ने सिर हिलाया। गंभीर स्वर में उन्होंने कहा, नहीं, अगर तुम्हें और चाहिए तो चावल फिर से भर सकते हो। सभी इस तरह के कटोरे का उपयोग कर रहे हैं। भले ही तुम घर के इकलौते पुरुष हो, तुम अपवाद नहीं हो। युवशा, जब आप खा लेंगे तो मैं आपके चावल फिर से भर दूंगी। ज्यादा से ज्यादा कुछ बार और भरना पड़ेगा, दाई माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। दाई माँ, उसे लाड प्यार की आदत मत डालो। वह खाने के दौरान किसी बुजुर्ग की सेवा कैसे ले सकता है? सरिता जिंदल ने तुरंत दाई माँ को ऐसा करने से रोक दिया। शिवा ने आखिरकार स्थिति समझ ली। उन्होंने कोई माँ नहीं लाई थी, बल्कि उनके तौर तरीकों को सुधारने के लिए एक अनुशासनात्मक शिक्षक को घर ले आए थे। हालांकि यह ज्यादा परेशानी की बात नहीं थी, फिर भी वे कई चीजों के लिए अभ्यस्त नहीं थे। अंत में उन्होंने दूसरों के साथ मिलकर खाने के लिए छोटे कटोरे का उपयोग किया। सरिता जिंदल को ये देखकर खुशी हुई कि शिवा ने कटोरे के बारे में बात करना बंद कर दिया। वे मुस्कुराई जब उन्होंने शिवा को उनकी चॉपस्टिक से कुछ सब्जियां उनके लिए रखने से पहले असहजता से देखा। गर्मजोशी से देखते हुए सरिता जिंदल ने कहा, सर्दियों में ज्यादा सब्जियां खाओ, इससे तुम्हारे पेट और त्वचा को फायदा होगा। सिर्फ मांस खाने पर अड़े मत रहो। भले ही तुम मोटे नहीं हो, फिर भी तुम्हें अपने आहार को संतुलित रखना चाहिए। शिवा ने सिर हिलाया। हालांकि वे चारों द्वारा बनाए गए स्वादिष्ट भोजन खा रहे थे, लेकिन यह उनके लिए बेस्वाद था। वे अपने विचारों में बहुत केंद्रित थे। 20 साल से ज्यादा समय तक स्वतंत्र रूप से जीने के बाद किसी ने उन्हें नहीं सिखाया था कि संतुलित आहार क्या होता है। अनजाने में शिवा को थोड़ी परेशानी महसूस हुई, लेकिन साथ ही संतुष्टि भी। अंजलि ने ईर्ष्या महसूस की जब उन्होंने शिवा और उनकी मां के बीच छोटे छोटे कार्यों को देखा। हालांकि उनके पास अतीत में माता पिता नहीं थे, लेकिन सरिता जिंदल उनकी अनुपस्थिति की भरपाई करने के लिए तैयार दिखी। दूसरी ओर अंजलि को अपनी दादी से प्यार था जब वे छोटी थी, फिर भी वे बहुत अकेली थी। इस समय सरिता जिंदल ने फिर से कुछ सब्जियां उठाईं, लेकिन उन्हें अंजलि के कटोरे में डाल दिया। उन्होंने अंजलि को अपने होठों के कोनों पर हल्की मुस्कान के साथ गर्मजोशी से देखा। यह मुझे करना ही होगा। अगर मैं अपने बेटे के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहती हूँ, तो अपनी बहू की अनदेखी नहीं कर सकती, सरिता जिंदल ने आधे मजाक में कहा। दाई माँ और रिया दोनों ने सिर हिलाया, जैसे कि वे सरिता जिंदल से पूरी तरह सहमत हों, जबकि अंजलि के चेहरे और कान इतने लाल हो गए कि वे छिपने के लिए कोई गड्ढा ढूंढना चाहती थी। वह हमेशा कैसे जान लेती है कि मैं क्या सोच रही हूँ। शिवा को अंजलि का मौजूदा शर्मीला व्यवहार देखकर बहुत मजा आया। जब से उनकी माँ आई थी, अंजलि बहुत ज्यादा भावुक लग रही थी। उन्हें नहीं पता था कि यह उनकी सास का अच्छा पक्ष पाने की कोई रणनीति थी,
या वे वास्तव में सरिता जिंदल के साथ बातचीत का आनंद ले रही थी। किसी भी तरह यह अच्छी बात थी कि अंजलि ज्यादा जीवंत हो गई थी। भोजन के बाद सरिता जिंदल की निगरानी में शिवा ने थालियां वापस रसोई में ले जाने में मदद की। सौभाग्य से सरिता जिंदल उन्हें बर्तन धोने के लिए मजबूर नहीं करना चाहती थी। नतीजतन शिवा उस त्रासदी से बच गए। चूंकि नया साल नजदीक था, इसलिए उन्होंने महसूस किया कि नए साल के स्वागत के लिए कुछ खरीदारी करने का समय था। हालांकि समृद्ध परिवार में भोजन, पेय या किसी जरूरी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी कुछ चीजें खरीदनी पड़ती थी। उदाहरण के लिए पटाखे। पहले, जब से पुराने मालिक का निधन हुआ था, अंजलि और दाई माँ अकेले घर पर थी, इसलिए उन्होंने त्योहारों की ज्यादा परवाह नहीं की थी। हालांकि इस साल न केवल अंजलि की शादी हुई थी, बल्कि उन्हें एक बहन रिया और सास सरिता जिंदल भी मिली थी। स्वाभाविक रूप से उन्हें त्योहार को ठीक से मनाना था, इसलिए रात के खाने के बाद शिवा, जो घर के इकलौते पुरुष थे, को पटाखे खरीदने के लिए भेजा गया। हालांकि सरिता जिंदल को डर था कि शिवा अपने फैसलों में इतने लापरवाह हैं कि वे सही पटाखे नहीं चुन पाएंगे, इसलिए उन्होंने रिया को उनके साथ जाने की सलाह दी। अंजलि को भावुकता महसूस हुई जब उन्होंने शिवा को रिया के साथ गाड़ी चलाते हुए देखा। पिछले साल इस समय के आसपास घर शांत और अकेला था। सिर्फ दाई माँ और मैं थी। चाहे मैं कितनी भी अमीर थी, मैं अपने दिल के अकेलेपन को कभी नहीं भर पाई। लेकिन 1 साल बाद मैं आखिरकार इस तरह की समृद्धि और गर्मजोशी महसूस कर पाई, अंजलि ने सोचा। उस आदमी के आने के बाद से सब कुछ बदल गया। जैसे ही अंजलि अपने विचारों में डूबी, उनके होठों पर अनायासिक मुस्कान आ गई। अंजलि, तुम किस बात पर मुस्कुरा रही हो? सरिता जिंदल ने शरारती नजरों से पूछा। अंजलि को नहीं पता था कि वे कब से वहां खड़ी थी। अंजलि चौंक गई। वे मुड़कर ये देखने लगी कि बोलने वाला कौन था, फिर अपनी छाती थपथपाते हुए बोली, माली सरिता, आपने मुझे डरा दिया। मैं तुम्हें क्यों डराऊंगी? अगर तुम्हें कुछ हो गया, तो जो बेटा मुझे फिर से मिला है, वह मुझे दूर कर देगा, सरिता जिंदल ने मजाक में कहा। अंजलि को पता था कि उन्हें फिर से छेड़ा जा रहा है, इसलिए उन्होंने ऐसा दिखाया जैसे कुछ सुना ही नहीं। सरिता जिंदल ने महसूस किया कि उनकी बहू कभी कभी उनका मनोरंजन करने की जहमत नहीं उठाती थी, लेकिन जब वे अंजलि के सामान्य ठंडे व्यवहार के बारे में सोचती थी, जो उन्होंने शिवा के प्रति दिखाया था, तो उन्हें थोड़ा बेहतर महसूस होता था। आह भरते हुए सरिता जिंदल ने पूछा, अंजलि, क्या तुम अभी फ्री हो? हाँ, नए साल के दौरान इन दिनों मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, अंजलि ने कहा। तो मेरे साथ ऊपर चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, सरिता जिंदल ने कहा। अंजलि ने नहीं पूछा कि सरिता जिंदल उन्हें क्या दिखाना चाहती थी। उन्होंने आज्ञाकारी रूप से उनका पीछा किया और सरिता जिंदल के कमरे में दाखिल हुई। सरिता जिंदल का कमरा विशेष रूप से दाई माँ द्वारा सजाया गया था। बिस्तर और अन्य सामान हमेशा तैयार रहता था। अंजलि के पास इतना पैसा था कि वे उसे खर्च नहीं कर सकती थी, इसलिए आमतौर पर खाली कमरे में मेहमानों के लिए सभी जरूरी सामान मौजूद था, जिससे उनके रहने में आसानी होती थी। सरिता जिंदल बेडसाइड टेबल की ओर गई और अंजलि के लिए लेने से पहले एक छोटी, हस्तनिर्मित बांस की टोकरी उठाने के लिए झुकी। ये है, अंजलि ने आंखें झपकाईं। उन्हें ऐसी चीज दिखाए जाने की उम्मीद नहीं थी। ये बुनाई के औजार हैं, सरिता जिंदल ने मुस्कुराते हुए कहा। एक हाथ से अंजलि को खींचते हुए वे अपने बिस्तर की ओर गईं और टोकरी से एक आधा तैयार, हल्का ग्रे मफलर निकाला। कश्मीरी को छूते हुए उन्होंने संतुष्टि से कहा, ये वह मफलर है जिसे मैंने शिवा के लिए बनाने की योजना बनाई थी। दुर्भाग्य से मैं सिर्फ साधारण बुनाई जानती हूँ। मेरे कौशल में जंग लग गया है। मैंने दाई माँ से मेरे लिए ये मंगवाए। शिवा ठंड में ज्यादा कपड़े नहीं पहनते, इसलिए मैंने उनके लिए ये बनाने की सोची। मुझे पता है कि वह आम लोगों से अलग है और उसे ठंड का डर नहीं होगा, लेकिन मैं खुद को मफलर बनाने से रोक नहीं पाई। यह उसे गर्म रखने के लिए नहीं है, बल्कि शायद मेरे लिए एक छोटा सा प्रायश्चित है। अंजलि ने चुपचाप सरिता जिंदल का भाषण सुना। उन्होंने बची हुई ऊन की बड़ी मात्रा पर नजर डाली, फिर आधे अधूरे मफलर पर। वे पिछले 3 दिनों से रात में चुपके से काम कर रही होंगी, अंजलि ने सोचा। अंजलि, इस मफलर को पूरा करने के बाद क्या तुम वादा कर सकती हो कि तुम इसे शिवा तक पहुंचाओगी और इसे उनके लिए रखोगी? अंजलि सरिता जिंदल के अचानक अनुरोध से स्तब्ध रह गईं। उन्हें समझ नहीं आया कि यह किस लिए था। इसमें कुछ अजीब नहीं है, बस कह देना कि तुमने इसे खुद बनाया है, सरिता जिंदल ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन यह मत नहीं है, वह तुम पर विश्वास नहीं करेगा, सरिता जिंदल ने सिर हिलाते हुए कहा।
मूर्ख बच्चा, मुझ पर भरोसा करो, शिवा निश्चित रूप से नहीं मानेगा कि तुमने इसे बनाया है। वह जानता है कि मैंने इसे बनाया है। हालांकि अगर मैं इसे तुम्हारे माध्यम से दूंगी तो उसके लिए इसे स्वीकार करना आसान होगा। इसके अलावा मुझे ये भी उम्मीद है कि तुम इस मफलर को शिवा की पत्नी के रूप में उनकी गर्दन पर लपेट सको। अंजलि की आंखों में भ्रम छा गया। फिर वे धीरे धीरे समझ गई कि सरिता जिंदल क्या संदेश देना चाहती थी। न केवल सरिता जिंदल शिवा को ये बताना चाहती थी कि वे उनसे कितना प्यार करती हैं, बल्कि वे अंजलि को ये भी बताना चाहती थी कि वे सिर्फ शिवा की माँ हैं, जो समय के अंत तक उनके साथ रहेंगी, लेकिन उनकी पत्नी अंजलि थी। उनके अच्छे इरादों को समझने के लिए स्पष्ट रूप से बात करने की जरूरत नहीं थी। अंजलि, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे पता है कि तुम और शिवा के बीच थोड़ा सा अंतर है। मैं तुम्हें उनके बारे में सब कुछ स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं कर रही। मेरी नज़र में वह मेरा बेटा है और तुम शालिनी की बेटी हो। मेरे लिए तुम दोनों मेरे बच्चों जैसे हो। मैं एक अनुचित सास की तरह व्यवहार नहीं करूंगी और तुम्हें कई चीजें करने के लिए धक्का नहीं दूंगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे इस छोटे से अनुरोध को स्वीकार कर सकती हो। अंजलि पहले ही सहमत हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। सरिता जिंदल ने मुस्कान छोड़ी। तुम इतनी आज्ञाकारी बच्ची हो। क्या तुम कुछ बुनाई सीखना चाहती हो? भले ही मैं सिर्फ मूल बातें जानती हूँ, लेकिन यह शुरू करने के लिए काफ़ी है। क्या मैं भी इसे सीख सकती हूँ? अंजलि को अचानक लगा कि वे प्रभावित हुई है। आखिरकार वे अभी भी एक युवा महिला थी और उनके पास एक पारंपरिक मानसिकता थी। उन्हें पहले कभी कड़ाई के साथ बातचीत करने का मौका नहीं मिला था। जब सरिता जिंदल ने अचानक सिखाने की पेशकश की तो उनकी रुचि बढ़ गई। बेशक अगले साल तुम उनके लिए एक स्वेटर बना सकती हो, जब तुम्हें पता चलेगा कि यह कैसे करना है, सरिता जिंदल ने सलाह दी। अंजलि ने सोचा, उस शरारती आदमी के लिए कपड़े बुनने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन जल्द ही वे अधीर हो गई और पूछा, तो मैं पहले क्या करूं? एपिसोड 378 रिश्वत जारी। चमकदार रोशनी ने मुंबई के एक बाजार के हर कोने को सजाया था। भीड़ से घिरे वहां के लोगों के चेहरों पर खुशी देखी जा सकती थी। कभी कभी नए साल के लिए घर न जाने वाले विदेशी फेरी वाले अपनी थकान से लड़ते हुए नए साल की पूर्व संध्या पर अतिरिक्त पैसे कमाने की उम्मीद में दिखाई देते थे। पृष्ठभूमि में तेज संगीत के अलावा चीखें, लाउडस्पीकर की आवाजें और गपशप करती भीड़ ने पूरे बाजार को अविश्वसनीय रूप से उत्सवपूर्ण बना दिया था। रिया को उम्मीद नहीं थी कि शिवा उन्हें पटाखे लेने के लिए ऐसी जगह लाएंगे। उन्होंने सोचा था कि उन्हें किसी विशेष पटाखे की दुकान पर ले जाया जाएगा। हालांकि चूंकि वे ऐसी चीजों से परिचित नहीं थी, इसलिए उन्होंने शिवा का जहां भी वे गए पीछा किया। शिवा आगे चल रहे थे, जबकि रिया पीछे पीछे। आसपास के शोर और हंगामे ने उन्हें शिवा से बहुत दूर भटकने का डर पैदा कर दिया, क्योंकि उन्हें खो जाने का डर था। आखिरकार वे छोटी उम्र से शांत पहाड़ों पर रहती थीं। इतने सारे लोगों को एक साथ देखकर रिया को अजीब और घबराहट महसूस हुई। जब उन्होंने नए साल के छोटे आभूषण, अनोखे डिजाइनों या कुछ प्यारे छोटे उपहार देखे तो वे खुद को रोक नहीं पाई। थोड़ी बचकानी लड़की कुछ सेकंड के लिए उन चीजों को देखती, फिर शिवा के साथ अपनी यात्रा जारी रखती। शिवा ने मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, हम उसी रास्ते से कार तक लौटेंगे। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की हर चीज खरीदूंगा। अभी के लिए उन्हें मत देखो, हम पटाखे लेने के बाद वापस आएंगे। रिया को उम्मीद नहीं थी कि शिवा उनके कार्यों पर ध्यान देंगे। जब उन्होंने सुना कि वे अपनी पसंद की चीजें ले सकती हैं, तो उन्होंने खुशी से सिर हिलाया। दरअसल शिवा को नहीं पता था कि किस तरह के पटाखे लेने हैं। चूंकि वे एक महिला प्रधान घर में रहते थे, अगर उन्होंने बहुत शक्तिशाली पटाखे लिए तो वे निश्चित रूप से आग लगाने वाले होंगे, जो उबाऊ और बेकार होगा। हालांकि अगर उन्होंने बहुत कम प्रभावशाली पटाखे लिए तो वे सुंदर नहीं लगेंगे। शिवा ने बार बार सोचा। अंत में उन्होंने बड़े और छोटे दोनों तरह के पटाखे खरीदने का फैसला किया। रिया को एक बड़ी दुकान में ले जाकर, जो अपेक्षाकृत उत्सवपूर्ण लग रही थी, शिवा ने इधर उधर देखा और लापरवाही से 88 छड़ियों वाले पटाखों का एक विशाल बॉक्स चुना, फिर भुगतान किया। दुकान की मालकिन एक दयालु, मोटी महिला थी। उन्होंने शिवा से पूछा कि क्या उन्हें बॉक्स ले जाने में मदद चाहिए, क्योंकि यह निश्चित रूप से हल्का नहीं था, लेकिन शिवा ने उनकी मदद के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। रिया भोलेपन के साथ आगे बढ़ी। उन्होंने पूछा, भाई दीज, क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे ले लूं? मैं कर सकती हूँ, ताकि आप दूसरी चीजों के लिए फ्री रहें।
रिया ने छोटी उम्र से मार्शल आर्ट का अभ्यास किया था। दूसरी महिलाएं इस वजन को नहीं उठा सकती थीं, लेकिन उनके लिए यह आसान था। शिवा डूबे, तुम्हें ऐसा क्यों करना चाहिए? आगे की दुकान पर चलो और अपने नानाजी से कहो कि हमें 2 गार्ड भेजें। नानाजी, रिया हैरान थी। उन्होंने मुड़कर रवि शर्मा को देखा, जो अपनी साधारण पोशाक में एक मिट्टी के बर्तनों की दुकान पर खड़े थे, सामान्य ग्राहकों की तरह सामान उठा रहे थे। रवि शर्मा ने रिया का आश्चर्य भरा चेहरा देखा और समझ गए कि शिवा ने आखिरकार उनकी अनदेखी करना बंद कर दिया था। मुस्कुराते हुए उन्होंने पटाखों की दुकान की ओर बढ़ने से पहले अपने साथियों और 2 अन्य गार्ड्स को बुलाया। वास्तव में बाजार में कदम रखते ही वे कभी कभी शिव के आसपास दिखाई देते थे। अपनी क्षमता के आधार पर उन्होंने शुरू से उनकी उपस्थिति पर ध्यान दिया था। हालांकि रवि शर्मा को नहीं पता था कि शिव ने जानबूझकर अनजान बनने का नाटक क्यों किया। रवि शर्मा आखिरकार एक बड़े व्यक्ति और उच्च पद के अधिकारी थे। उन्होंने शुरू में शिव से बात करने की उम्मीद की थी, हालांकि शिव ने उनकी परवाह नहीं की थी और उन्हें काफी देर तक इधर उधर भटकने दिया था। बेटा, तुम वास्तव में बहुत घमंडी हो। मुझे लगा कि तुम मेरी पोती को इधर उधर घुमाओगे और बिना हमारा मनोरंजन किए चले जाओगे, रवि शर्मा ने असंतोष में मजाक में कहा। नानाजी, रिया ने सिर झुकाकर अभिवादन किया। रवि शर्मा ने जो किया था उसे जानने के बाद उन्हें उनसे बात करने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वे अपनी दादी माया शर्मा को नाराज करने से डरती थीं। रवि शर्मा ने अपनी पोती को देखा, जो डरी हुई लग रही थी। प्यार से उन्होंने पूछा, रिया, क्या तुम अपनी दीदी के घर में रहने की आदत डाल रही हो? हाँ, दीदी मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती हैं, रिया ने धीरे से जवाब दिया। ये बहुत अच्छा है। अपने नानाजी के कारण बहनों का रिश्ता खराब न होने दें। अरे हाँ, क्या अंजलि को तुम्हारी पहचान पता है? रवि शर्मा ने चिंता से पूछा। रिया थोड़ा हिचकिचाई। वह जानती है, लेकिन मुझे पूरी तरह यकीन नहीं है। उन्हें शायद पहले ही पता चल गया होगा। वास्तव में, रवि शर्मा ने आह भरी। अंजलि तुम्हें अपनी छोटी बहन के रूप में स्वीकार कर सकती है। उदास शिवा ने कहा, बकवास करना बंद करो। जल्दी से मेरे पटाखे लेने में मदद करो। रवि शर्मा नाराज दिखे। क्या तुम ऐसे बड़ों से बात करते हो? मुझे तुम्हारे लिए खरीदे गए पटाखे क्यों लेने चाहिए? अपने गार्ड्स को मदद करने के लिए कहो। मुझे अभी भी तुम्हारी कीमती पोती को चीजें खरीदने के लिए ले जाना है। क्या तुम चाहते हो कि रिया अपने नानाजी की वजह से उदास हो, जिनसे वह शायद ही मिलती हैं? शिवा ने शरारती ढंग से पूछा। तुम? रवि शर्मा ने परेशान दिख रही रिया पर नजर डाली। आह भरते हुए उन्होंने अपने गार्ड्स को शिव से पटाखे लेने का आदेश दिया। शिवा संतुष्ट दिखे। हाथ लहराते हुए उन्होंने रिया को उनका पीछा करने के लिए कहा। रवि शर्मा ने पुकारा, क्या तुम ऐसे ही चले जाओगे? क्या तुम्हें नहीं जानना कि मैं तुम्हें क्यों ढूंढ रहा हूँ? शिवा ने कंधे उचकाए। अगर तुम इसका जिक्र नहीं करते तो मुझे जानने की जरूरत नहीं। रवि शर्मा निराश हो गए। ये स्पष्ट था कि शिवा उनके गर्व को थोड़ा कम करना चाहते थे। हालांकि वे कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें वास्तव में शिवा की मदद चाहिए थी। आखिरकार रवि शर्मा ने आह भरी और कहा, मैं तुम्हें सूचित करने आया था कि वे नए साल की दूसरी रात को पहुंचेंगे। शिवा ने बस सिर हिलाया। ठीक है, अगर तुम्हें और कुछ नहीं कहना है तो मैं रिया को ले जा रहा हूँ। क्या तुम इतने आत्मविश्वास से भरे हो? क्या तुम्हें नहीं जानना कि कितने लोग आ रहे हैं, वे कौन हैं और तुम्हें क्या तैयारी करनी चाहिए? रवि शर्मा ने अधीरता से पूछा। शिवा ने आराम से मुस्कुराया। ये तुम्हारा काम है, मैं सिर्फ टोह लेने जा रहा हूँ। अपनी स्थिति को मेरे साथ मत उलझाओ। बोलने के बाद शिवा ने रिया को पटाखों की दुकान से ले गए, रवि शर्मा की अनदेखी करते हुए, जो गहरे नाराज थे। उनके साथी ने सलाह दी, मास्टर, अगर शिवा स्थिति का पता लगाना चाहते हैं तो वे निश्चित रूप से बाजगार्ड से जानकारी लेंगे। वे अभी परेशानी से बच रहे हैं। वे स्पष्ट रूप से मुझे नीचा दिखा रहे हैं। अगर वे कार्रवाई नहीं करते तो मैं देखूंगा कि वे रेत तूफान के लोगों के आने के बाद उनसे कैसे निपटते हैं, रवि शर्मा ने गंभीरता से कहा। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार रेत तूफान का नेता भी इस योजना में शामिल है। जिस व्यक्ति ने अकेले इस टीम को बनाया वह निश्चित रूप से कमजोर नहीं है। उनका साथी भी परेशान लग रहा था। जबकि देश इन सभी वर्षों में लगातार विस्तार कर रहा है, उसी समय हमें और ज्यादा दुश्मन मिल रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि हम लाल लो गार्ड्स में कितना और टिक सकते हैं। रवि शर्मा परेशान दिखे, जबकि उनकी नज़र अजीब थी। दूसरी ओर
शिवा ने रिया को उसी रास्ते पर वापस ले गए जहां से वे आए थे। शिवा ने रिया को उनकी पसंद की हर चीज लेने दी। चूंकि उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए सब कुछ शिवा ने चुकाया। भाई दीज, घर पहुंचने के बाद मैं आपको पैसे लौटा दूंगी, रिया ने शर्माते हुए कहा। मूर्ख मत बनो, भले ही मैं तुम्हारी दीदी जितना अमीर नहीं हूँ, अपनी छोटी बहन के लिए छोटे मोटे उपहार खरीदना मेरे लिए कोई समस्या नहीं है, शिवा ने मुस्कुराते हुए कहा। रिया ने मुंह बनाया। उन्हें नहीं पता था कि वे थोड़ा निराश क्यों महसूस कर रही थी, लेकिन फिर भी बाहर से प्यारी सी मुस्कान दिखाई। जब दोनों कार पार्क में लौटे तो एक लंबी महिला उनकी दिशा में चली आई, जिसने काली टाइट फिटिंग पैंट के साथ एक सफेद जैकेट पहनी थी। उनके हाथ में एक शॉपिंग बैग था, जबकि उनके चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था। उनके बाल स्याही जैसे काले थे और उनकी त्वचा बर्फ जैसी सफेद थी। ठंडी हवा के कारण उनका चेहरा गुलाबी था। भीड़ में वे स्पष्ट और परिष्कृत दिख रही थीं। शिवा थोड़ा हैरान थे, सामने वाली महिला को भी कुछ दिखा होगा। सिर उठाकर उन्होंने शिवा को देखा और बेहद आकर्षक ढंग से मुस्कुराईं। हालांकि जब उन्होंने शिवा के पास की महिला को देखा, जिसके पास एक प्यारी मुस्कान, आकर्षक चेहरा और सुडौल शरीर था, तो उनकी आंखों में दुख देखा जा सकता था। एपिसोड 379 रिश्वत जारी। शिवा ने अजीब ढंग से मुस्कुराया। उन्हें पता था कि महिला ने गलतफहमी पाल ली है। वे आगे बढ़े और महिला के गाल पर चुटकी काटी। छोटी माया, यह अंजलि और मेरी छोटी बहन है, गलतफहमी मत पालो। वह महिला जो अकेले खरीदारी कर रही थी, माया राव थी। शिवा की व्याख्या सुनने के बाद उन्हें शिवा द्वारा उनके गाल पर चुटकी काटने की परवाह नहीं थी। उनकी खूबसूरत आंखों में संदेह की एक झलक दिखाई दी। छोटी बहन? हाँ, ये रिया है, अंजलि की छोटी बहन। वह मेरे साथ पटाखे खरीदने आई थी। रास्ते में मैंने कुछ खिलौने खरीदे जो उसे पसंद है, शिवा ने परिचय दिया। तभी माया ने देखा कि रिया शर्मीली लग रही थी और उनकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी। वह शिवा पर नजरें गड़ाए हुए थी। जाहिर है, वह शिवा को उनके साथ अंतरंग होते देखकर शर्मिंदा थी। माया को यकीन हो गया कि वह गलत थी। उन्होंने शिवा की ओर आंखें घुमाईं और मुस्कुराईं। तुम मुझे क्यों समझा रहे हो? मैं वैसे भी असली नहीं हूँ। भले ही मुझे जलन हो, मैं इसे गंभीरता से नहीं लूंगी। अगर तुमने फिर से ऐसी बात की तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा। शिवा ने गुस्सा होने का नाटक किया और अपना हाथ उठाकर माया के पीछे निशाना साधा। माया ने शर्मिंदगी से शिवा का हाथ नीचे खींच लिया। तुम बहुत परेशान करने वाले हो। क्या तुम मुझे सड़क पर शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे हो? शिवा ने मुंह बनाते हुए कहा, ये तुम्हारी गलती है कि तुम मेरी वफादारी पर विश्वास नहीं करती। माया ने अपनी आंखें घुमाईं। वह पहले से ही शिवा की बेशर्मी की आदी थी। तुम्हारा वफादार शायद आधा अधूरा है ना? माया ने चिढ़ाते हुए कहा। शिवा ने अपनी छाती थपथपाई। छोटी माया, तुम्हारे शब्द बहुत दुख देने वाले हैं। मेरा दिल टूट गया है। अगर मेरे पास चाकू होता तो मैं तुम्हें दिखाने के लिए अपना दिल निकाल लेता। ये पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े हो गया है, जैसे भरी हुई समोसे। माया ने अपनी बाहें उठाई और एक हाथ से शिवा की छाती पर मारा। तुम बहुत परेशान करने वाले हो। नया साल आ गया है और मैं समोसे बनाने के लिए सामग्री खरीदने आई हूँ। तुम समोसों को इतना घिनौना क्यों बना रहे हो? शिवा ने हंसते हुए कहा। तो छोटी माया, तुम यहाँ समोसे की सामग्री खरीदने आई हो? तुम्हें समोसे बनाना आता है? क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? मैं तुम्हारे बनाए समोसे खाना चाहता हूँ। क्या तुम अपने परिवार को नए साल का सामान खरीदने में मदद नहीं कर रहे? तुम्हें मेरे बनाए समोसे खाने का समय कैसे मिला? माया ने मुंह बनाते हुए कहा। नया साल आने में अभी 2 दिन बाकी हैं। मैं आज रात तुम्हारे घर आऊंगा और सबसे पहले समोसे खाऊंगा। ऐसा लगता है कि हम घर पर समोसे नहीं बनाते, शिवा ने मुस्कुराते हुए कहा। माया ने हकलाते हुए पूछा, क्या तुम वास्तव में खाने आ रहे हो? बिल्कुल, शिवा ने सिर हिलाया। ठीक है, तो मैं अनिच्छा से तुम्हें कुछ दे दूंगी, माया ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा। मामला सुलझ गया। दोनों को पता था कि यह सिर्फ साथ में खाना खाने का बहाना था, लेकिन किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। रिया ने शिवा और माया के बीच अंतरंग बातचीत देखी और फिर माया का शर्मीला चेहरा देखा। उनका दिल थोड़ा उदास हो गया। ऐसा लगता था कि भाई दीज के पास कई महिला मित्र थी, लेकिन वे उन्हें केवल अपनी छोटी बहन की तरह ही मानते थे। इस तथ्य से कि शिवा को उनके सामने अन्य महिलाओं के साथ अंतरंग होने में कोई आपत्ति नहीं थी,
ये देखा जा सकता था कि शिवा ने इस बात पर विचार नहीं किया था कि वे ईर्ष्या करेगी या नहीं। हालांकि रिया ने घर लौटकर किसी को इस बारे में नहीं बताया। उनके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण था कि उनका परिवार एक दूसरे के साथ सद्भाव से रहे। घर लौटते समय शिवा ने रिया के चेहरे पर उभरे जटिल भावों पर ध्यान नहीं दिया। वे किसी दूसरी महिला के बारे में सोच रहे थे। माया को अकेले बाजार में नए साल का सामान खरीदते देख उनका दिल दुख गया। एक अकेली महिला एक अनजान जगह पर अकेले नया साल मना रही थी। हजारों परिवारों के पुनर्मिलन की पूर्व संध्या पर अकेले बनाए गए व्यंजनों से भरी मेज पर खाना खाते हुए, भले ही वह गरम समोसे खा रही हो, फिर भी उसका दिल ठंडा महसूस कर रहा होगा। सामान्य लोगों की नज़र में पटाखे बहुत खूबसूरत और चमकदार थे, लेकिन माया की नज़र में वे शायद सर्दियों में अकेले खिले हुए बेर के फूल थे। हालांकि शिवा सीधे तौर पर माया के लिए अपनी सहानुभूति व्यक्त नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने ये कहना चुना कि वे उनके बनाए समोसे खाना चाहते हैं और उनके साथ नए साल का जश्न मनाना चाहते हैं। माया एक आत्मसम्मानी व्यक्ति थी। वे अंजलि के घर पर एक दोस्त के रूप में नए साल का जश्न मनाने के लिए आने को सहमत नहीं होती। इसलिए शिवा के असली इरादे को जानने के बाद उन्होंने उन्हें अस्वीकार नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने शिवा के स्नेह को संतुष्टि के साथ स्वीकार कर लिया। यदि माया ऐसी थी तो रीता के बारे में क्या, जिनका भी कोई परिवार नहीं था? शिवा ने उस मूर्ख महिला के बारे में सोचा जिसे कभी कभी केवल 10 सेकंड की आवश्यकता होती थी। उन्हें लगा कि वह एक बेवकूफ़ थी। उन्होंने सोचा कि माया के साथ जाने के बाद उन्हें नए साल की पूर्व संध्या के खाने के लिए रीता के साथ भी जाना चाहिए। दूसरी ओर सानिया का अपना परिवार था। हालांकि उन्हें थोड़ा अफसोस होगा, लेकिन वे बहुत अकेली महसूस नहीं करेगी। जहां तक रश्मि की बात है, वह पागल और उछल कूद करने वाली दुष्ट महिला थी, तो शायद उन्हें उदासी महसूस नहीं होगी। इसके अलावा हालांकि रमेश राठौर बहुत बड़ा नहीं था, फिर भी वह उनके पिता का आदमी था। अब जब मुंबई में राठौर परिवार की स्थिति बढ़ रही थी और उन्होंने सानिया के परिवार की जगह ले ली थी, तो उनके रिश्तेदार और दोस्त स्वाभाविक रूप से अमीर और शक्तिशाली लोगों के साथ पक्षपात करेंगे। संभवतः बड़ी संख्या में लोग नए साल का जश्न मनाने आएंगे। रश्मि निश्चित रूप से बहुत व्यस्त होगी। ये सोचते हुए शिवा के दिमाग में अचानक वह मासूम और भोला चेहरा कौंध गया। उन्हें आश्चर्य हुआ कि ज्योति नया साल कैसे मना रही होगी। सिर्फ 2 दिन बचे थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें बहुत सारे काम करने हैं। शिवा परेशान थे, लेकिन जब उन्होंने इस बारे में सोचा तो उन्हें अच्छा लगा। घर पहुंचकर शिवा ने पटाखों को भूमिगत गराज में रख दिया। वे उन्हें नए साल की पूर्व संध्या के लिए बचाकर रखेंगे। वे लिविंग रूम में गए और अंजलि को नहीं पाया। वे ऊपर अध्ययन कक्ष में गए और दरवाज़ा खटखटाया। शिवा की सुनने की शक्ति बहुत अच्छी थी। दरवाज़ा खटखटाने के बाद उन्हें जल्दी जल्दी चीजें रखने और दराज खोलने की आवाज़ें सुनाई दी। उन्होंने भौहें सिकुड़ी। अंजलि क्या छिपाने की कोशिश कर रही थी? दरवाजा खुलने के बाद अंजलि का चेहरा थोड़ा अस्वाभाविक था, लेकिन उन्होंने फिर भी ठंडे स्वर में पूछा, क्या बात है? शिवा ने ऐसा दिखावा किया जैसे उन्हें कुछ पता नहीं। ओह, मैं तो बस यही सोच रहा था कि ज्योति नए साल के दौरान अकेली थी। मुझे नहीं पता कि वह कैसी है। क्या तुम मेरे साथ उससे मिलने जाना चाहोगी? अंजलि के चेहरे पर गर्माहट आ गई। उनकी आंखों में कोमलता की झलक थी। उन्हें अचानक लगा कि ज्योति आंखों को ज्यादा भा रही है। हाँ, हमें उससे मिलने जाना चाहिए। मैंने माली सरिता से कहा कि मैं कल अनाथालय जा रही हूँ। क्या तुम आज रात ज्योति से मिलना चाहोगे? यह शिवा ने शर्मिंदगी से अपने सिर के पिछले हिस्से को छुआ। मैंने आज रात किसी से डिनर पर जाने का वादा किया था। अंजलि ने शिवा की अजीब मुस्कान देखी और तुरंत सोचा कि ये किसी महिला के साथ डेट होनी चाहिए। तुरंत उनकी निगाहों में कोमलता का निशान गायब हो गया। तो चलो इसे कल करते हैं। मुझे मत बताओ कि तुम्हारे पास हर दिन एक डेट है। बिल्कुल नहीं, शिवा ने गंभीरता से कहा। अंजलि ने कहा, अगर और कुछ नहीं है तो मैं दरवाज़ा बंद कर रही हूँ। उन्होंने शिवा के जवाब का इंतजार नहीं किया और सीधे अध्ययन कक्ष का दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। शिवा दरवाजे पर स्तब्ध खड़े थे और उनके चेहरे पर असहाय भाव था। दरवाज़ा बंद करने के बाद अंजलि ने गुस्से से अपने पैर पटक दिए। वे अपनी मेज पर गईं और एक बड़ा दराज खोला। उसमें कुछ ऊन और बुनाई की सुइयां थीं। ऊन का एक ढीला टुकड़ा था जो हथेली के आकार के बुनाई के कपड़े के बराबर था। अंजलि ने वह उत्पाद उठाया जिसे वे 2 घंटे से संभाल रही थीं। वे कुछ देर तक उसे देखती रहीं और फिर धीरे से आहें भरने लगीं। शिवा, जो अपने कमरे में वापस आए,
को नहीं पता था कि उन्होंने अंजलि के बुनाई सीखने के आत्मविश्वास को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है। इस समय वे रश्मि को फोन कर रहे थे। अगर कोई पूछे कि उनके आसपास सबसे ज्यादा चिपकने वाली महिला कौन थी, तो वह निश्चित रूप से रश्मि होगी, लेकिन अगर कोई पूछे कि सबसे ज्यादा लापरवाह कौन थी, तो वह भी रश्मि ही होगी। जापान से लौटने के बाद रश्मि ने शिवा से फिर कभी संपर्क नहीं किया। वह महिला ऐसी थी जो आपसे बहुत प्यार करती थी, और अगर वह आपको अनदेखा करती तो बस अनदेखा कर देती। शिवा को इस तरह का व्यक्तित्व बहुत पसंद था। आखिरकार पहले वे केवल आनंद के एक पल चाहते थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वे थोड़े बदल गए थे। कॉल तुरंत कनेक्ट हो गई और फोन से रश्मि की मधुर आवाज आई, प्रिया, तुमने आखिरकार मुझे याद किया। अरे छोटी शरारती, मुझे नहीं लगता कि तुमने मुझे बुलाया है, शिवा ने उदास होकर कहा। रश्मि ने हंसते हुए कहा, हमेशा एक शूरवीर की भूमिका निभाने के लिए किसने कहा? मुझे लगता है कि शूरवीरों को ठंडा और अलग थलग रहना चाहिए। क्या होगा अगर तुम्हें लगे कि मैं बहुत ज्यादा चिपकू हूँ? क्या तुम मुझसे इस बात का बदला ले रही हो कि मैंने तुम्हें 6 महीने अकेला छोड़ दिया था? शिवा ने जोर से हंसते हुए कहा। थोड़ा सा, रश्मि ने आधे शरारत और आधे गंभीरता से कहा। शिवा कुछ समझाने वाले थे, लेकिन उन्होंने रश्मि की ओर से कुछ शोर सुना। रश्मि ने जल्दी कहा, प्यारे, मेरे घर पर बहुत सारे रिश्तेदार हैं जिन्हें मैं नहीं जानती, मुझे उनका मनोरंजन करने जाना है। नए साल की शुभकामनाएं। नए साल के बाद मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, अलविदा। रश्मि ने जल्दी से फोन काट दिया, जिससे शिवा अचंभित होकर अपने फोन को देखते रह गए। सरप्राइज क्या था? ये बताने की जरूरत नहीं थी कि अगली बार जब वे मिलेंगे तो वे पहले उसे पीटेंगे। खुद को शांत करने के बाद शिवा ने फिर सानिया का नंबर डायल किया। थोड़ी देर बाद सानिया ने फोन उठाया, लेकिन उनका स्वर थोड़ा जल्दबाजी में था क्योंकि उन्होंने सीधे पूछा, क्या बात है? मैं खाना बना रही हूँ, जल्दी कहो। शिवा की आवाज रुक गई। जैसे ही वे बोलने वाले थे, उन्होंने एक महिला की आवाज सुनी, सानी, बर्तन जलने वाले हैं, तुम फोन पर क्यों हो? आए, समझा, माँ। बीप। शिवा अवाक रह गए। उन्हें मारा गया बिना एक शब्द बोलने का मौका नहीं मिला। शिवा को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए, इसलिए उन्होंने फिर से फोन नहीं किया। वे सीधे रीता के घर जा सकते थे। क्या होगा अगर रीता अपने सहकर्मियों के साथ कोई साल का अंत जश्न मना रही थी और उनका फोन फिर से कट गया? क्या वे रो नहीं रहे होंगे? साफ कपड़े पहनने के बाद शिवा ने देखा कि लगभग समय हो गया है, इसलिए वे नीचे गए और सरिता जिंदल और दाई माँ को बताया कि वे रात के खाने के लिए बाहर जा रहे हैं। जब वे नीचे आए, अंजलि और रिया एक भारतीय पारिवारिक धारावाहिक के 50 से अधिक एपिसोड देख रही थी। ये देखकर कि दाई माँ कुछ पका रही थी, शिवा उनके पास गए और बोले, दाई माँ, मैं रात के खाने के लिए बाहर जा रहा हूँ, आपको मेरा हिस्सा तैयार करने की जरूरत नहीं। इससे पहले कि दाई माँ जवाब दे पाती, सरिता नीचे आई और उत्सुकता से पूछा, यह नया साल है, तुम रात के खाने के लिए बाहर क्यों जा रहे हो? कोई सहकर्मी है? शिवा ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, हाँ और नहीं। वैसे भी यह एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है और मैंने उनके साथ पहले से ही रात का खाना खाने का वादा किया है। इससे पहले कि सरिता जिंदल जिज्ञासा से और पूछती, अंजलि, जो सोफे पर बैठी थी, ने भावहीन स्वर में कहा, माली सरिता, उनसे मत पूछो। अगर उन्हें लगता है कि यह महत्वपूर्ण है तो उन्हें जाने दो। सरिता ने असमंजस में अंजलि को देखा और फिर शिव को देखा, जो अजीब ढंग से दरवाजे से बाहर जा रहे थे, और सोचने लगी। एपिसोड 380 रिश्वत जारी। आधे घंटे बाद शिव माया मिश्रा के अपार्टमेंट में पहुंचे और पाया कि दरवाजा बंद नहीं था। जाहिर है वे उनका इंतजार कर रही थी। शिव ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर चले गए। तिल के तेल और धनिया की महक ने उनके नासिका छिद्रों पर हमला किया। डाइनिंग टेबल पर कुछ आटे के टुकड़े बिखरे हुए थे और रसोई में भाप भरी हुई थी। माया ने एक एप्रन पहना था और उनके बाल एक साधारण जूड़े में बंधे हुए थे। वे रसोई में व्यस्त थीं, एक गृहिणी की तरह कपड़े पहने हुए। जब उन्होंने शिव को घर में प्रवेश करते देखा तो उन्होंने अपनी कनपटियों पर पसीना पोंछा और मुस्कुराईं, हम आधे घंटे में खाना खा सकेंगे। शिव को जल्दी नहीं थी। वे रसोई में गए और माया के पीछे खड़े हो गए। उन्होंने अपनी बाहें माया की नर्म कमर के चारों ओर लपेट ली और उनके कान में फुसफुसाए, मुझे अभी भूख नहीं लगी है, क्यों न हम खाने से पहले कुछ मजे करें। माया जानती थी कि शिव क्या सोच रहे हैं। उन्होंने शिव के माथे पर प्यार से थपथपाया, बकवास बंद करो, मैं कुछ और व्यंजन बना लूंगी, उसके बाद हम खाना खाएंगे।
तुम थोड़ा देर बाहर जाकर टीवी क्यों नहीं देखते? शिव ने रसोई की अलमारी में रखे बर्तनों को देखा। 6 से 7 तरह के मांस और सब्जियों के व्यंजन थे। वे दम रह गए, इतने सारे क्यों हैं? यहाँ तो समोसे भी हैं। हम सब कैसे खत्म करेंगे? माया रहस्यमय ढंग से मुस्कुराई। बाद में मेहमान आएंगे, बस इंतजार करो। मेहमान आएंगे? कौन? शिव हैरान थे। तुम भी उन्हें जानते हो? जब वे आएंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। माया ने उन्हें अनुमान लगाने पर मजबूर कर दिया। इससे पहले कि शिव कुछ और सोच पाते, दरवाज पर दस्तक हुई। जल्दी करो और दरवाजा खोलो, माया ने शिव से आग्रह किया। शिव असहाय थे। वे दरवाजे तक गए और उत्सुकता से उसे खोला। जो सामने आए वे एक मर्दाना पुरुष और एक छोटी सुंदरी की जोड़ थी। शिव ने ये सुनिश्चित करने के लिए पलकें झपकाई कि वे गलत नहीं देख रहे, और पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों हो? भाई दीज, बहुत समय हो गया मिले हुए, नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। सूरज सिंह खिलखिलाकर हंसा, हाँ, ये हम क्यों नहीं हो सकते? तुम यहाँ मुफ्त में खाने आए हो और हम भी यहाँ मुफ्त में खाने आए हैं। नए लोग बाजीगार्ड से नंदिनी और आठा गंगा से सूरज थे। वे माया के घर एक साथ क्यों आए? माया ठंडे बर्तनों के साथ रसोई से लिविंग रूम में आई। उन्होंने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, नंदिनी, सूरज, तुम यहाँ हो। अंदर आओ और बैठो। दी माया, मुझे आपकी मदद करने दीज। नंदिनी ने शिव की ओर जीभ निकाली और माया की मदद करने के लिए। शिव ने सूरज को पकड़ लिया और भौहें सिकुड़ते हुए पूछा, क्या तुम मेरे साथ फिर से चाल चल रहे हो? पिछली बार तुमने मुझे धोखे से हिमाचल में लड़ने के लिए अपने साथ ले गए थे। इस बार तुम कहाँ जा रहे हो? सूरज ने असहाय होकर कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? वह मृत गद्दार विकास था जिसने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची थी। ये हमारा इरादा नहीं था। इसके अलावा क्या तुम्हें पहले से नहीं पता कि हम लड़ाई में भाग लेने के लिए मुंबई आए हैं? नंदिनी और मैं मायादी की निजी दोस्ती के कारण यहाँ खाना खाने आए हैं। निजी दोस्ती? नंदिनी मायादी के संपर्क में है, क्या तुम्हें नहीं पता था? सूरज ने उत्सुकता से पूछा। शिव को वास्तव में नहीं पता था। उन्होंने रसोई में 2 महिलाओं को देखा जो बातें कर रही थीं और हंस रही थीं। ऐसा लग रहा था कि उनके बीच अच्छा रिश्ता था। माया नंदिनी के पीछे से उनके संपर्क में थी। ये तथ्य कि उन्होंने शिव को धोखा दिया था, चाहे उन्हें इसकी परवाह हो या न हो, और इसके बाद कि वे नंदिनी के साथ संपर्क कैसे बनाए रखने में कामयाब रहीं, ये तथ्य कि वे नंदिनी के साथ इतना करीबी रिश्ता बनाए रख सकी, ये दिखाने के लिए पर्याप्त था कि माया औसत व्यक्ति की तुलना में बहुत अधिक उदार थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वे व्यापार जगत में इतनी कुशल थीं। शिव सूरज के साथ लिविंग रूम में बैठ गए और 2 गिलास पानी डाला। हाल की स्थिति के बारे में थोड़ी देर बात करने के बाद शिव ने पूछा, तुम यहाँ नंदिनी के साथ क्यों हो? बाजीगार्ड्स के बाकी मेंबर कहाँ हैं? सूरज ने शर्म से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा सवाल, क्या तुम नहीं बता सकते कि नंदिनी और मेरा क्या रिश्ता है? कौन सा रिश्ता? शिव वास्तव में नहीं बता सकते थे। हम डेटिंग कर रहे हैं। सूरज अंततः अपने चेहरे पर गर्व के भाव के साथ यह कहने से खुद को नहीं रोक सका। शिव ने लगभग अपने मुंह में पानी थूक दिया। सूरज के भारी भरकम शरीर और चौकोर चेहरे को देखते हुए, फिर नंदिनी के छोटे कद को देखते हुए, उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि वे दोनों साथ होंगे। जब रसोई में काम करने वाली दोनों महिलाओं ने काम पूरा कर लिया, खाने की मेज पर बर्तन रखे हुए थे। साथ ही भाप से भरे समोसे भी 3 थालियों में रखे हुए थे। शिव ने नंदिनी से कहा, लड़की, तुम्हारा स्वाद अच्छा नहीं है। तुमने सूरज को क्यों चुना? नंदिनी शर्मा गई और शर्म से सूरज की तरफ देखने लगी। मुझे भी नहीं पता। नंदिनी ने कहा कि मैं एक अच्छा आदमी हूँ क्योंकि मैं ईमानदार हूँ, सूरज ने बेशर्मी से कहा। नंदिनी ने अपना हाथ बढ़ाया और सूरज की बांह मरोड़ दी। उन्होंने गुस्से में उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। बदले में सूरज ने उन्हें अपनी बाहों में जकड़ लिया। ये देखकर माया चिढ़ाने से खुद को रोक नहीं सकी। मेरे घर में ऐसा मत करो, ये बहुत खट्टा है। चारों ने हंसते बोलते हुए बैठकर खाना शुरू कर दिया। शिव को लगा कि यह माया के साथ दिन है, लेकिन यह इन 2 अनपेक्षित मेहमानों के स्वागत के लिए भोजन निकला। वे खुद को थोड़ा उदास महसूस करने से नहीं रोक सके। भोजन के बाद अधिकांश खाना खत्म हो गया था। शिव ने माया को बर्तन वापस रसोई में ले जाने में मदद की। अवसर का लाभ उठाते हुए माया ने शिव से सावधानीपूर्वक पूछा, प्यारे, मैं नंदिनी के संपर्क में रही हूँ। तुम नाराज तो नहीं हो ना? मैं नाराज क्यों होऊंगा? शिव ने पूछा। मैंने तुम्हें नहीं बताया, माया ने धीमे स्वर में कहा। दरअसल वे शिव को कई बार बताना चाहती थी, लेकिन उनका अभिमान इतना प्रबल था कि उन्हें नहीं लगा कि उनके निजी दोस्तों के बारे में बताने के लिए कुछ है।
आखिरकार वे सिर्फ नंदिनी से फोन पर बात करती थीं। आज नंदिनी मुंबई में थी और उनसे मिलना चाहती थी, इसलिए उन्होंने संयोगवश ये रात्रि भोज किया। शिव ने आराम से मुस्कुराते हुए कहा, जब तक तुम्हें लगता है कि यह ठीक है, मैं कैसे नियंत्रित कर सकता हूँ कि तुम किससे दोस्ती करोगी। तुम कोई छोटी लड़की नहीं हो जो कुछ नहीं जानती। ठीक है। माया को राहत मिली और वे मुस्कुराईं। आखिरकार वे लंबे समय से एक दूसरे से नहीं मिले थे। जब वे इकट्ठे हुए तो चारों ने गर्म चाय पी और खजूर जैसे स्नैक्स खाए। उनके पास बात करने के लिए बहुत कुछ था। शिव ने सोचा कि सुंदर और जानवर के जोड़े सूरज और नंदिनी के साथ मजा करना दिलचस्प था, खासकर